वेलकम बैक गाइस, न्यू वीडियो इज़ आउट। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये 2 आवर की वीडियो बन चुकी है। बाकी देखो, मैं जानता हूँ वोट तो आए थे संडे के वीडियो के लिए ज़्यादा, जो भी मेगा वीडियो होने वाली थी, लेकिन वोट तो उस पर ज़्यादा आए थे। लेकिन कमेंट्स में जो था ना, कमेंट्स में ज़्यादा फ्राइडे का कहा गया था। देखो, वैसे भी संडे को 4 आवर की आई थिंक आ ही जाएगी, तो 1 घंटा कम ही पड़ेगा उधर। बाकी आज 2 आवर और तो एक तरह से हो जाएगा, मतलब गैप इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और वैसे भी संडे को 4 आवर की मिल जाएगी, तो वही मैंने आज सोचा और इसलिए वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो को पूरा हाइप करना और सपोर्ट भी करना। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, जैसे कि लोग तुम्हें पता ही होगा। बाकी कुछ चीज़ें अगर स्किप हो जाती है या कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है थी। और पिछले वीडियो के बाद ना काफ़ी सारे मेंबर्स बढ़ रहे थे, कि आपके आई थिंक पिछले वीडियो के वक्त ही बढ़ रहे थे, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कमल सोनी, अमादियस और ओम प्रकाश मौर्य, विंक सस्ता जॉनी, RCS 001, प्रभात सोलंकी, सुबीर राय, रियल यमराज, नाइट राइडर्स, शाहरुख खान, दामिनी वर्मा, प्रियांशु दीक्षित, अरशद खान। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा नाम गलत ले लिया था, आई मीन नहीं लिया था, बट या अभी ले रहा हूँ। अरशद खान जिन्होंने सीक्वेंस 5 का लिया है, और शिव्य ओबेरॉय लॉक, कृष्णा डी, शंकर भाई जिन्होंने रीज्वाइन किया है, और स्टकैक लेवल 0। तो इन सब भाई को दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर एंड फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग। एंड सुपर थैंक्स के लिए भी दिल से थैंक यू जिन्होंने दिया था, जैसे कि टीच टेक 5935 जो भी काफ़ी बहुत बार देते हैं, और मेडिटिव माइंड पॉजिटिव वाई 4132 भाई को भी, जिन्होंने भी काफ़ी बार सुपर थैंक्स दिया है, और SJ वर्ल्ड 6892 भाई को भी दिल से थैंक यू। एंड अब्दुल रहमान शेख भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स। तो या कल्पक सरंधार 7981 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स। तो थैंक यू रियली फॉर द सपोर्ट, इट रियली मोटिवेट्स मी, मतलब या मोटिवेट करता है ऐसी चीज़ें। तो तुम सपोर्ट बनाए रखना, या मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। बाकी आई होप सो कि आई होप ने मैं संडे को वीडियो लाऊंगा 4 आवर की तो मिनिमम होगी, दैट आई विल टेक केयर ऑफ। एंड इतना ही कहना था। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है तो उसे इग्नोर करना, बाकी सपोर्ट बनाए रखना। थोड़ा बहुत मैं कभी कभी क्या कहते हैं उसे बीच में डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं इस बात को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही, तो उतना ही कहना था। बाकी मोटिवेट तो तुम करते ही रहते हो। एंड ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़रातुल आ चुका है, स्पॉइलर अलर्ट। या बाकी इतना ही हाइप बनाने के लिए काफ़ी होगा, तो बाकी एंजॉय द वीडियो। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है मंडे इवनिंग से। लोकेशन वही है, एसएट बैकलून स्ट्रीट। हमारा जो मेन कैरेक्टर है क्लेन, आज रात कुछ बड़ा करने के मूड में है। उसके दिमाग में हेजल और वो सीवर वाली मिस्ट्री चल रही है, तो उसने डिसाइड किया कि आज तो पता लगा कर ही रहूंगा कि जमीन के नीचे चल क्या रहा है। सबसे पहले क्लेन अपने कमरे में एक रिचुअल सेट करता है और खुद को ही समन करता है, ताकि वो अपनी फिजिकल बॉडी को पीछे छोड़ सके और स्पिरिट फॉर्म में बाहर जा सके। ये उसकी पुरानी और भरोसेमंद ट्रिक है, सेफ्टी के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सीन होता है। क्लेन ग्रे फॉग के ऊपर खड़ा है और कंफ्यूज है कि कौन सा कार्ड यूज करे। उसके पास 2 ऑप्शंस है, ब्लैक एम्परर कार्ड या फिर टायरेंट कार्ड। सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी जैसे हम पार्टी में जाने से पहले सोचते हैं कि यार ब्लैक शर्ट पहनूं या ब्लू। काफी सोचने के बाद क्लेन ने टायरेंट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया। रीजन सिंपल था, बैकलूंड में चर्च ऑफ स्टोम्स का राज चलता है, और अगर वो टायरेंट कार्ड यूज करता जो कि लाइटनिंग और तूफान वाली पावर्स देता है, तो हो सकता है कि चर्च के हाई लेवल बिशप्स या इरेसेबल ब्रोस यानी वो गुस्से वाले भाई लोग अट्रैक्ट हो जाते, और क्लेन को फालतू का पंगा नहीं चाहिए था। इसलिए उसने ब्लैक एम्पर कार्ड चुना। अब इमेजिन करो उसका लुक, सर पर ताज, काले रंग का आर्मर और पीछे लहराता हुआ काला केप। बंदा पूरा विलेन वाली वाइब दे रहा है, लेकिन काम हीरो वाला करने जा रहा है। तैयारी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस कार्ड के अलावा क्लेन अपने साथ कुछ और खतरनाक खिलौने भी ले जा रहा था। सबसे पहले क्रीपिंग हंगर ग्लव, फिर एजिक की कॉपर व्हिसल, सेनोर का गोल्ड कॉइन, और एक नई चीज, ब्रोकन फिंगर। ये ब्रोकन फिंगर उसे कैटलिया से मिली थी, जो कि मरोडर पाथवे का एक मिस्टिकल आइटम है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, कुछ हार्म एक्सप्लोसिव्स यानी बम। क्लेन ने पूरा डिब्बा नहीं उठाया, क्योंकि स्पिरिट बॉडी के लिए वो बहुत भारी हो जाता, तो उसने सिर्फ 5 स्टिक्स ली और उन्हें अपने मैरियोनेट सेनोर की बॉडी के अंदर छिपा दिया। हाँ भाई, उसने भूत के अंदर बम छिपा दिए। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लेन ने अपनी गन डेथ नेल को अपने कमरे में ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद को जानता है, अगर हाथ में पावरफुल गन होगी तो खतरा दिखने पर वो लड़ने की कोशिश करेगा, और उसका आज का गोल लड़ना नहीं है, सिर्फ अलार्म बजाना है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ दिखी तो बम फोड़, शोर मचाओ और भाग जाओ, फालतू की हीरोगिरी नहीं करनी। क्लेन ने दीवार घड़ी देखी, अभी 1.5 घंटा बाकी था हेजल के एक्टिव होने में, तो उसने टाइम वेस्ट किया। बालकनी के शीशे से बाहर निकला और सीधा सीवर की तरफ उड़ गया। सीवर का माहौल हमेशा की तरह गंदा,
गीला और बदबूदार कर क्लेन ने एक लोएन गोल्ड कॉइन निकाला और अपने मैरियनेट सेनोर को बाहर बुलाया। सेनोर, जो कि एक रैथ यानी प्रेत है, अपने पुराने लाल कोट और तिकोनी टोपी में प्रकट हुआ। क्लेन ने उसे वो ब्रोकन फिंगर वाली चिमटी पकड़ाई। मजेदार बात यह है कि मरोडर पाथवे की चीजें चोरी करने की बीमारी साथ लाती हैं। थोड़ी देर पकड़ने पर ही क्लेन का मन कर रहा था कि सीवर का ढक्कन चोरी कर ले। शुक्र है उसने वो आइटम सेनोर को दे दिया, क्योंकि सेनोर तो मरा हुआ है, उसे चोरी करने की क्या तलब होगी। सेनोर आगे आगे चल रहा था और क्लेन विजिबल होकर ब्लैक एम्परर के रूप में उसके पीछे पीछे। दोनों के बीच में कम से कम 50 मीटर का गैप था, ताकि क्लेन पर उस आइटम का असर न हो और वो फिर से क्लेप्टोमैनिक बन जाए। रास्ता वही था जहां हेजल रोज खुदाई करने आती थी। सेनोर उस सीक्रेट दरवाजे से अंदर गया और उस आधी नेचुरल आधी बनावटी गुफा में पहुंचा। वहां फावड़े औजार रखे थे, लेकिन उनकी जगह बदली हुई थी। मतलब हेजल ने रिसेंटली वहां काम किया था। दाहिनी तरफ का रास्ता और भी गहरा खोदा गया था। क्लेन ने अंदर जाने का रिस्क नहीं लिया। वो दीवार के पास चिपक कर खड़ा हो गया और सेनोर को कंट्रोल करते हुए आगे भेजा। जैसे ही सेनोर उस रास्ते के एंड पर पहुंचा, क्लेन को महसूस हुआ कि सेनोर के हाथ में जो ब्रोकन फिंगर है वो कांप रही है, जैसे वो किसी चीज की तरफ खींची जा रही हो। यहाँ लॉ ऑफ कन्वर्जेंस काम कर रहा था, मतलब मरोडर पाथवे की कोई बहुत पावरफुल चीज वहां छुपी है। क्लेन को लगा कि वो चीज जिंदा है, शायद कोई स्पिरिट है। ये एहसास समुद्र जैसा गहरा और शांत था, जिसे भांपना मुश्किल था। बस क्लेन के लिए इतना सिग्नल काफी था। उसने तुरंत सेनोर को मिरर लीप पावर यूज करवाई और वापस गुफा के एंट्री पॉइंट पर बुला लिया। अब आया एक्शन का टाइम। सेनोर ने अपनी बॉडी से वो 5 बम के स्टिक्स निकाले और अलग अलग जगह सेट कर दिए। हर रेत यानी प्रेत वैसे भी तबाही मचाने में एक्सपर्ट होता है। काम पूरा करने के बाद सेनोर वापस गोल्ड कॉइन में घुस गया और क्लेन के हाथ में आ गया। अब क्लेन का प्लान बहुत सिंपल था। उसे बस चुटकी बजानी थी, फ्लेम कंट्रोलिंग पावर यूज करनी थी और बूम, धमाका होता। हेजल की मेहनत बर्बाद हो जाती और धमाके की आवाज सुनकर नाइटहॉक्स यानी सुपरनेचुरल पुलिस वहां आ जाती। क्लेन का सोचना था कि सीवर में जो भी खतरनाक चीज है उसे नाइटहॉक्स हैंडल कर लेंगे। मैं क्यों रिस्क लूं? मैं तो बस एक अच्छा नागरिक हूं जो पुलिस को खबर कर रहा है। ये सोचते हुए क्लेन ने अपना हाथ उठाया, चुटकी बजाने के लिए तैयार। और फिर अचानक उसका सर थोड़ा सा हिला। उसने अपना हाथ नीचे करा लिया हो, जैसे वो भूल गया हो कि वो वहां क्यों खड़ा है। उसने तुरंत समनिंग कैंसिल की और वापस ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। फिर अपनी रियल बॉडी में वापस आया। लेकिन जैसे ही वो अपने आइटम्स वापस लाने वाला था, वो रुक गया। उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने पूरे प्रोसेस को याद करने की कोशिश की और उसे रियलाइज हुआ कि उसकी यादों का एक छोटा सा हिस्सा गायब है। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने बम फोड़ा या नहीं। उसने आसपास सुना सड़क पर सन्नाटा, मतलब धमाका नहीं हुआ। उसने चुटकी नहीं बजाई। अब यहाँ क्लेन के भी पसीने छूट गए। ये तो ड्रीम स्टीलर की पावर है, क्लेन ने सोचा। ये तो मोबेट से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। अगर मैं ग्रे फॉग के ऊपर जाकर अपना रिव्यू नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बम फोड़ने ख्याल किसी ने चोरी कर लिया है। सोचो दोस्तों, ये कितनी डरावनी एबिलिटी है। आप किसी को मारने के लिए गन उठाते हो और अगले ही पल आप भूल जाते हो कि आपने गन क्यों उठाई थी और आप गन नीचे रख देते हो। सामने वाला बिना लड़े ही जीत गया। क्लेन समझ गया कि सामने वाला शायद कोई डेमीगॉड है। उसने सोचा शायद सामने वाले ने भी चुटकी बजाई हो, लेकिन उसके पास फ्लेम कंट्रोलिंग नहीं थी, इसलिए बम नहीं फटा। क्लेन हार मानने वालों में से नहीं है। उसने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार वो फिर से ब्लैक एम्परर बनकर निकला, लेकिन सीवर के अंदर नहीं गया, बल्कि सड़क के मैनहोल के पास ही खड़ा हो गया। काफी दूर से उसने अपनी फ्लेम कंट्रोलिंग पावर से बम को सेंस किया, हाथ उठाया फोड़ने के लिए, और फिर उसने हाथ नीचे कर लिया और वापस ग्रे फॉग पर चला गया। वहां जाकर जब उसने रिव्यू किया तो वो हैरान रह गया। मैं फिर से भूल गया, मैंने फिर से बम ट्रिगर नहीं किया। अब क्लेन को पक्का यकीन हो गया कि नीचे जो भी है वो कोई मामूली चीज नहीं है। वो बंदा हेजल को सीवर में खुदाई करने के मैनिपुलेट कर रहा है। शायद वो वहां सील है और बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हेजल को यूज कर रहा है। और वो इतना पावरफुल है कि सीवर के बाहर खड़े क्लेन के ख्यालों को भी चोरी कर रहा है। क्लेन ने टेबल पर उंगलियां बजाते हुए सिचुएशन को एनालाइज किया। इसका मतलब मैं अपना ओरिजिनल प्लान यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो बम फोड़ने के बारे में सोचेगा वो ख्याल चोरी हो जाएगा। और ये और भी डेंजरस हो सकता है। अगर उस डेमी गॉड को पता चल गया कि ये हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर असल में ड्वेन डेंटिस क्लेन का फेक रूप है, तो वो क्लेन के घर में सोते हुए भी उसके ख्यालों को चुरा सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि वो ग्रे फॉग के पान को ट्रैक नहीं कर सकता था। अब क्लेन ने सोचा, ठीक है बेटा, अगर तू मुझे बम नहीं फोड़ने देगा तो मैं दूसरे तरीके से अलार्म बजाऊंगा। कभी भी पुराने तरीके ही सबसे बेस्ट होते हैं। क्लेन का नया प्लान था, एक कागज पर लिखो कि सीवर में डेमीगॉड छुपा है और उसे चर्च के दरवाजे पर चिपका दो। सिंपल और इफेक्टिव। वो तैयारी कर ही रहा था कि अचानक धड़ाम, जमीन हिल गई और दूर से एक गहरे धमाके की आवाज आई। क्लेन एकदम चौंक गया। बम फट गया। किसने फोड़ा? वो तो पक्का श्योर था कि उसने नहीं फोड़ा, और सीवर में कोई और था भी नहीं। तो क्या उस डेमीगॉड ने खुद ही बम फोड़ दिया? क्लेन का दिमाग तेजी से चला।
शायद उस मरोडर डेमीगॉड ने मेरे ख्यालों को इसलिए चुराया ताकि उसे भागने का टाइम मिल जाए। और अब जब वो भाग गया है या तैयार है तो उसने सबूत मिटाने के लिए खुद ही बम फोड़ ही थी। ये थ्योरी लॉजिकल लग रही थी। जैसे छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है, वैसे ही वो डेमीगॉड अपनी छुपने की जगह को नष्ट करके निकल गया। वो जानता था कि अगर कोई पावरफुल बंदा अलार्म बजाने पर अड़ा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। खैर जो भी हो, क्लेन का काम हो गया, माका हो चुका था। नाइटहॉक्स अब पक्का वहां पहुंच जाएंगे। क्लेन ने तुरंत अपनी सारी चीजें समेटिंग रिचुअल खत्म किया और वापस अपने बिस्तर में घुस गया, जैसे कि उसने कुछ किया ही न हो, एक शरीफ नागरिक की तरह। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है। कब बैकलुंड स्ट्रीट पर हेज रहती है। हेजल अभी सोई नहीं थी। धमाके की आवाज और जमीन की कंपन से वो डर गई। वो भागकर अपनी बालकनी पर गई और उसने सीवर के मैनहोल की तरफ देखा। वहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस सन्नाटा था। थोड़ी देर देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि आज रात वो खुदाई करने नहीं जाएगी और वो सोने के लिए मुड़ी। तभी उसे एक हल्की सी चींची की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर अपनी बालकनी के कोने में देखा। वहां अंधेरे में एक भूरे रंग का चूहा बैठा था। वो चूहा गंदे सीवर के पानी से भीगा हुआ था और वो बस हेजल को देख रहा था। अब सोचो, एक रैंडम चूहा बालकनी पर, वो भी उस धमाके के ठीक बाद। ये कोई नॉर्मल चूहा नहीं हो सकता। क्या ये वही डेमीगॉड है जिसने रूप बदल लिया, या उसका कोई जासूस? क्लेन को लगा कि दुश्मन भाग गया, लेकिन क्या पता वो अब हेजल के घर में आ गया हो। यहाँ राइटर ने एक बहुत ही क्रीपी क्लिफहैंगर छोड़ा है। क्लेन अपने घर में सेफ है, लेकिन हेजल के सर पे अब सीधा खतरा मंडरा रहा है और उसे शायद अंदाजा भी नहीं है कि उसने अनजाने में किस चीज को अपने घर बुला लिया है। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। सीवर की मिस्ट्री सुलझने की जगह और उलझ गई है। क्लेन की स्मार्टनेस और उस डेमिगॉड की कनिंगनेस का ये मुकाबला देखने लायक था। आपको क्या लगता है, वो चूहा कौन है? और क्या हेजल अब एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां देखेंगे कि ये चूहा क्या गुल खिलाता है। तो भाई लोग, चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे क्लाइन के साथ, जो बोकलैंड स्ट्रीट वाले घर में अपने बेड पर लेटा तो हुआ है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। अब सोचना लाजमी, जब आपके घर के ठीक नीचे सीवर्स में इतना बड़ा धमाका हो और कोई पागल डेमीगॉड वहां तबाही मचा रहा हो, तो नींद किसे आएगी? क्लाइन बस लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह अलर्ट था। उसने डिसाइड किया कि वो सुबह तक नहीं सोएगा, क्योंकि अगर वो इस हंगामे के बीच घोड़े बेचकर सोता रहा तो लोगों को शक हो जाएगा कि भाई ये बंदा इतना रिलैक्स्ड कैसे है। तो जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखी, क्लाइन ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। वो बेड से उठा, बालकनी की तरफ गया और उसने पर्दे हटाए, जैसे कि वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा हो कि बाहर क्या चल रहा है। और तभी टाइमिंग देखो, वॉल्टर, जो उसने दरवाजे पर बट नॉक किया। वॉल्टर के साथ 2 सर्वेंट्स थे और उनके हाथों में डबल बैरल हंटिंग राइफल्स थीं। मतलब सिक्योरिटी एकदम टाइट थी, क्योंकि ड्वेन डेंटेस यानी क्लाइन की सेफ्टी सबसे जरूरी थी। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। आसपास के लोगों ने जो बताया, उसके बेसिस पर पुलिस ने कंफर्म किया कि जो भी पंगा हुआ है वो सीवर्स में हुआ है। लेकिन पुलिस को वहां क्या मिला? क्या उन्होंने नाइटहॉक्स को बुलाया? ये सब हमारे मिस्टर ड्वेन डेंटेस को नहीं पता, और वो जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि एक आम अमीर आदमी को इन सबसे क्या मतलब। जब क्लाइन को तसली हो गई कि अब कोई और खतरा नहीं है, तो उसने अपने बटलर और सर्वेंट्स को वापस भेज दिया और फाइनली अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गया। जब वो दोबारा सोकर उठा तो बाहर का नजारा बदल चुका था। बोकलैंड स्ट्रीट वापस अपनी पुरानी रौनक में लौट आई थी। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग आ जा रहे थे, और वो इंटिस पैरासोल के पेड़ शांति से खड़े थे, जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। क्लाइन शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था, जबकि उसका वैलेट रिचर्डसन उसके कपड़े ठीक कर रहा था। क्लाइन ने कैजुअली पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट आया? रिचर्डसन तो पहले से ही पूरी खबर लेकर तैयार था। उसने बताया, सर, पता चला है कि कुछ गैंग मेंबर्स पास के सीवर्स में हथियारों की डीलिंग कर रहे थे और गलती से एक धमाका हो गया। वाह, क्या मस्त बहाना है। गैंग मेंबर्स और एक्सीडेंटल ब्लास्ट। पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए एकदम परफेक्ट कहानी बनाई थी। क्लाइन ने भी इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए। उसे पता था कि सच क्या है, लेकिन वो चुप रहा। अब क्लाइन के दिमाग में ये चल रहा था कि वो मरॉडर पाथवे का डेमीगॉड जो कल रात यहाँ था, वो अब कहाँ गया होगा? क्या नाइटहॉक्स ने उसे पकड़ लिया? क्लाइन का एनालिसिस ये था कि वो डेमीगॉड अभी वापस नहीं आएगा। रीजन सिंपल है, उस डेमीगॉड ने खुद धमाका किया था, जिससे वो बुरी तरह जख्मी या कमजोर हो गया होगा। अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो वो हेजल नाम की लड़की को सीधा सीधा पैरास्टाइज कर लेता। इतना लंबा ड्रामा क्यों करता? इसका मतलब यह है कि अगले 2-3 हफ्तों तक या शायद कुछ महीनों तक क्लाइन को उस डेमीगॉड से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर क्लाइन ने ज्यादा छानबीन की और उस डेमीगॉड को कॉर्नर करने की कोशिश की तो वो पागल हो सकता है, और एक मरता हुआ डेमीगॉड अगर पलटवार करे तो वो पूरी स्ट्रीट को उड़ा सकता है, जिसमें क्लाइन भी लपेटे में आ जाएगा। तो क्लाइन ने सोचा, बेटा, अभी शांत रहने में ही भलाई है। वो अभी सीवर्स में नहीं जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां ऑफिशियल्स ने कोई ट्रैप लगा रखा हो। उसने डिसाइड किया कि वो बस हेजल पर नजर रखेगा। अगर उसे हेजल के बिहेवियर में कुछ भी अजीब लगा
तो वो तुरंत अपना हीरो बैंडेट वाला रूप लेगा और सेंट सैमुअल कैथेड्रल में जाकर हबरी बन जाएगा। ये सब सोचने के बाद क्लाइन एकदम रिलैक्स्ड होकर नीचे गया, नाश्ता किया और फिर वापस अपने रूम में आ गया। अब उसे एक ज़रूरी काम निपटाना था। उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से वो कागज़ का क्रेन यानी पेपर क्रेन निकाला, जो लगभग फटने वाला था। ये क्रेन विलोसेप्टिन यानी स्नेक ऑफ फेट से कांटेक्ट करने का जरिया था। क्लाइन को उसे बताना था कि एडमिरल ऑफ स्टार्स ने क्या ऑफर दिया है। नॉर्मली तो वो डॉरोन के घर जाकर उससे मिल लेता, लेकिन बिना इनविटेशन के जाना शक पैदा कर सकता था। और वो जाकर ये तो बोल नहीं सकता कि डॉक्टर, मैं आपसे नहीं, आपकी वाइफ के पेट में पल रहे बच्चे से मिलने आया हूँ। ये बहुत ही क्रिपी लगेगा। तो क्लाइन ने क्रेन को खोला। कागज इतना पुराना हो चुका था कि अगर वो पेंसिल से लिखा हुआ मिटाता तो वो पक्का फट जाता। लेकिन क्लाइन के पास हर प्रॉब्लम का जुगाड़ होता है। उसने एक ब्लैक इंक वाला पेन उठाया और सीधे उसी के ऊपर लिख दिया, सामने वाली पार्टी ने अपना ऑफर दे दिया है। ब्लैक इंक पेंसिल के निशान से ज्यादा डार्क थी, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। क्लाइन ने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया और क्रेन को वापस उसी तरह फोल्ड कर दिया। उसे पक्का यकीन था कि ये इस क्रेन का आखिरी यूज है, इसके बाद ये फट जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं सिटी ऑफ सिल्वर में। माहौल एकदम उदास और भारी है। डेरिक बर्ग यानी हमारा दसन अपने बेड के किनारे बैठा है, एकदम पत्थर की मूरत की तरह। जब से टैरो क्लब की मीटिंग खत्म हुई है वो सदमे में है। बाहर गलियों में शोर हो रहा था, जिससे वो किसी तरह होश में आया, लेकिन उसके दिल पर जो बोझ था वो कम नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस ही बागुती भगवान शायद मर चुके थे, भगवान शायद कभी वापस नहीं आएंगे। या जरा सोचो उस लड़के की हालत। उसने अपने हाथों से अपने पेरेंट्स को मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मॉन्स्टर्स बन गए थे। उसे उम्मीद थी कि क्रिएटर वापस आएंगे और सिटी ऑफ सिल्वर को बचाएंगे। उसने मिस्टर फूल पर भरोसा किया था कि वो खुद सन बनकर अपने लोगों को इस शापित अंधेरे से बाहर निकालेगा। लेकिन बचपन से जो उसे सिखाया गया था, जो आस उसे दी गई थी, वो सब टूट गई थी, सब खत्म हो गया है। सिटी ऑफ सिल्वर अंधेरे में गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम डेरिक ने खिड़की से बाहर देखा। उसके पड़ोसी इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, माफी मांग रहे थे उस भगवान से जिसने शायद उन्हें कब का छोड़ दिया है। ये कोई ऑफिशियल रिचुअल नहीं था, बल्कि लोगों की मजबूरी थी। वो हर चीज के लिए प्रे करते थे, चाहे घर में कोई बीमार हो या कोई बच्चा पैदा होने वाला हो। आसमान में बिजली कड़की और सड़कों पर रोशनी हुई। डेरिक अंधेरे कमरे में खड़ा बस बाहर घूरता रहा। अनजाने में उसकी मुट्ठियां कस गईं। जब भीड़ छंट गई तो डेरिक ने अपनी नजर हटाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसने अपने हथियार थंडर गॉड्स रोर को छुआ और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने डिसाइड किया कि वो मिस्टर हैंगडमैन की सलाह मानेगा, वो दोस्त बनाएगा। अकेले रहकर कुछ नहीं होगा, उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी उसे एक और रियलाइजेशन हुआ, उसे दोस्त बनाना तो आता ही नहीं है, न उसे बात शुरू करनी आती है, न किसी को हाय हेलो बोलना आता है। वो एक्ट्रोवर्ट था और ये सब उसके नेचर के खिलाफ था। थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेनिंग फील्ड जाएगा। वहां लड़ाई और प्रैक्टिस के जरिए वो लोगों से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कम से कम वहां उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे मिल जाएंगे। ये डेरिक का एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा कदम था। अब वापस चलते हैं क्लाइन के पास। रात हो चुकी थी और क्लाइन फिर से सपने में गया। वही डार्कनेस, वही वीरान मैदान और वो काली कोठी। रुकावटों को पार करते हुए वो उस जगह पहुंचा जहां टैरो कार्ड्स बिखरे हुए थे। वहां एक ब्लैक प्रैम यानी बच्चे की गाड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसमें से विल ऑसेप्टिन की आवाज आई, जो सिल्क में लिपटा हुआ था। ऑप्शंस क्या हैं? क्लाइन ने मन ही मन सोचा, बेटा आज तुम बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। एक सीक्वेंस वन बियॉन्डर का एटीट्यूड कहाँ गया? लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। क्लाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, दो ऑप्शंस है, कोई भी एक चुनो। पहला, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को एक बार देखने का मौका। दूसरा, अपनी कमजोर हालत में भी थोड़ी ताकत वापस पाने का तरीका। विल ऑसेप्टिन एक पल के लिए चुप रहा और फिर हंसा। तो दूसरी तरफ बर्नाडेट है। मेरी इंट्यूशन सही थी, इस बार कुछ अच्छा मिलने वाला है। फिर उसने क्लाइन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा ऑप्शन चुनूंगा? क्लाइन ने सोचा कि शायद ये मुझे टेस्ट कर रहा है। उसने कहा दूसरा। विल ने मुंह बनाया और बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा मिथिकल क्रिएचर दिखता हूं जिसके पास ऐसे तरीके नहीं होंगे? मैंने इतनी बार रिस्टार्ट किया है, मेरे पास तैयारी की कमी नहीं है। क्लाइन ने सोचा बात तो सही है। तो उसने पूछा, तो क्या तुम्हें कार्ड देखना है या फिर तुम चाहते हो कि वो ऑप्शंस बदल दें? विल ने अपना अंगूठा चूसते हुए कहा, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूं। क्लाइन का चेहरा देखने लायक था। मतलब अभी तो तूने बोला कि तेरे पास सब तैयारी है, फिर वही क्यों चुना? विल मुस्कुराया और बोला, एक और तरीका पता होने का मतलब है एक और ट्रम्प कार्ड। क्या ये सही नहीं है? क्लाइन ने हार मानते हुए कहा, हाँ भाई, तुम जो बोलो वो सही। तो डील कब पूरी होगी? विल ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाए और कहा, जाहिर है जब मैं पैदा हो जाऊंगा और प्लेसेंटा ब्लड मिलेगा, शायद जुलाई की शुरुआत में। फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर वो लोग मुझे तरीका पहले दे दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइन ने नोटिस किया कि विल ने वो लोग कहा, न कि वो। क्या उसे पता नहीं कि सामने क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट है? विल ने धीरे से कहा, बर्नाडेट वो स्टेज पार कर चुकी है। वो जो ब्लड मांग रही है
वो शायद उसके किसी सबऑर्डिनेट के लिए है। क्लाइन ने तुरंत कनेक्ट किया मैम हर्मिट यानी कैट लिया। क्या ये किसी पोशन का मेन इंग्रेडिएंट है? विल ने ताना मारते हुए कहा नहीं बेवकूफ। अगर फेट पाथवे के मिथिकल क्रिएचर का खून पिया तो सुसाइड हो जाएगा। मिस्ट्री प्रायर पाथवे में सीक्वेंस 5 से 4 पर जाने के लिए यानी मिस्टिकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक रस्म होती है। उन्हें मिथिकल क्रिएचर के खून को एनालाइज करना पड़ता है और उससे नॉलेज निकालनी पड़ती है। अलगल खून से अलगल एबिलिटी मिलती है। ओह तेरी, तो यह असली राज। क्लाइन को आज एक बहुत बड़ी नॉलेज मिली थी। उसने इज्जत से झुककर कहा जवाब के लिए शुक्रिया। विल ने हाथ हिलाया मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मुझे शांति से पैदा होने दोड़ा शुक्रिया होगा। और यही सबसे बड़ा साथी वो प्राइम अंधेरे में गायब हो गया। क्लाइन ने राहत की सांस ली। ड्रीम वर्ल्ड टूटने लगा और उसने सोचा कि अब फाइनली वो सो पाएगा। लेकिन भाई किस्मत देखो, अभी वो सोने की सोच ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि एक और ताकत उसके सपने में घुस रही है। एक गया नहीं कि दूसरा आ गया। क्लाइन ने सोचा आज रात तो यहाँ मेले जैसा माहौल है, इतनी भीड़ तो दिन में भी नहीं होती। उसने तुरंत अपने सपने का सीन बदला और फिर से अनजान बनने की एक्टिंग करने लगा। अब सवाल यह है कि ये नया मेहमान कौन है? क्या ये कोई दोस्त है या दुश्मन, या फिर कोई और मुसीबत? क्लाइन की नींद तो गई तेल लेने, अब उसे फिर से दिमाग चलाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज का चैप्टर यानी चैप्टर 828 बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें एक्शन से ज्यादा माइंड गेम्स और इमोशंस हैं। कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भाई क्लेन का दिमाग किस लेवल पर चलता है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू का ब्रेकडाउन। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो क्लेन से, जो अभी बिकलैंड में है और ड्वेन डांटेस का रोल प्ले कर रहा है। अब आपको पता है कि ड्वेन डांटेस एक बहुत ही रईसक टाइकून वाला कैरेक्टर है, तो क्लेन अपनी नींद में भी यानी अपने ड्रीम्स में भी एक्टिंग करना नहीं छोड़ता। उसने अपने सपने को जानबूझकर विकलैंड स्ट्रीट जैसा सेट किया हुआ है। सपने में वो एक लग्जरी विला में है जहां उसके चारों तरफ बहुत सारी खूबसूरत लेडीज हैं। वो वाइन पी रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब आप सोचोगे कि क्लेन ऐसा क्यों कर गया है? क्या वो बिगड़ गया है? नहीं भाई, ये उसकी चालाकी है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ड्वेन डांटेस एक ऐसा रईस आदमी है जो दिन में तो अपनी इज्जत बनाए रखता है, लेकिन सपनों में या प्राइवेट में वो बस मजे करना चाहता है। ये एक परफेक्ट कवर है ताकि कोई भी उस पर शक न करे कि वो एक बियॉन्डर है। लेकिन तभी सीन एकदम से बदल जाता। क्लेन अभी सोफे पर बैठकर वाइन का सिप लेने ही वाला था कि अचानक लग्जरी विला गायब हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है एक गंदा, बदबूदार और अंधेरा सीवर। जी हाँ, वही सीवर जो उसने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी। इतना ही नहीं, उसके हाथ में वाइन ग्लास की जगह अचानक 5 डायनामाइट स्टिक्स आ जाती हैं। ये देखकर क्लेन एक पल के लिए तो सच में डर गया, या शायद उसने डरने की एक्टिंग की। उसने तुरंत उन एक्सप्लोसिव्स को फेंक दिया और अलर्ट हो गया। ये जो मोमेंट था ये बहुत डरावना था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई उसके सपने में घुस आया है, कोई उसके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब क्लेन ने देखा कि सीवर में और कोई खतरा नहीं है तो उसने चतुराई दिखाई। वो चुपचाप वहां से निकला, सीवर की सीढ़ी चढ़ा, मैनहोल कवर हटाया और जैसे ही वो वापस बिकलैंड स्ट्रीट पर आया उसका सपना टूट गया और वो जाग गया। अब यहाँ पर क्लेन का एनालिटिकल माइंड चालू होता है। वो अंधेरे कमरे में अपनी गोल्ड सीलिंग को घूरते हुए सोचता है कि भाई ये पक्का उस मरॉडर पाथवे के डेमिगॉड का काम है। आपको याद होगा सीवर में जो लड़ाई हुई थी वहां एक बहुत ही पावरफुल डेमिगॉड छुपा हुआ था। क्लेन को समझ आ गया कि वो डेमिगॉड अभी भी आसपास ही है और वो क्लेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो डेमिगॉड क्लेन के सपनों को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि क्लेन गलती से दोबारा वही हरकत करे जो उसने सीवर में की थी, यानी बम लगाना। अगर क्लेन का माइंड स्ट्रांग नहीं होता तो वो पक्का पकड़ में आ जाता। यहाँ पर क्लेन को अपनी मैरियोनेटिस्ट वाली फिलॉसफी पर बहुत प्राउड फील होता है। उसने हमेशा एक रूल फॉलो किया है, खुद कभी सामने मत आओ, अपने कठपुतली को आगे भेजो, चाहे वो सीवर की लड़ाई हो या फिर ट्रिसी से मिलना। क्लेन ने हमेशा अपने मैरियोनेट का यूज किया और खुद वो ग्रे फॉग के जरिए अपनी स्पिरिट बॉडी का यूज करके दूर से सब कंट्रोल करता था। इसी वजह से वो डेमीगॉड आज तक ये नहीं जान पाया कि असली मास्टरमाइंड कौन है। अगर क्लेन ने ये सावधानी नहीं बरती होती तो आज उसका गेम ओवर हो चुका होता। मतलब सोचो, एक छोटी सी गलती और सीधा मौत। बिकलैंड सच में एक बहुत डेंजरस जगह है। फिर क्लेन को एक बहुत ही फनी ख्याल आता है। वो मन ही मन हंसता है और सोचता है, यार ये डेमीगॉड कितना लकी है। क्यों? क्योंकि अगर वो डेमीगॉड क्लेन के सपने में बस 1 या 2 मिनट पहले घुसता तो उसकी मुलाकात विल ऑसेप्टिन से हो जाती। विल ऑसेप्टिन, जो कि स्ने ऑफ फेट है, एक सीक्वेंस 1 एंजल है। माना कि वो अभी एक बच्चे के रूप में है और कमजोर है, लेकिन भाई एंजल तो एंजल होता है। अगर वो डेमीगॉड विल से टकरा जाता तो उसका क्या हाल होता, ये सोचकर ही हंसी आती है। क्लेन को पक्का यकीन कि विल ऑसेप्टिन ने अपनी किस्मत यानी फेट की पावर यूज करके सही टाइम पर एंट्री ली थी ताकि वो किसी मुसीबत में न पड़े। लेकिन अफसोस उस बेचारे मरॉडर डेमीगॉड को यही था कि बिकलैंड में किसी के भी सपने में घुसना कितना रिस्की हो सकता है। खैर, क्लेन वापस सो जाता है और अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने काम पर लग जाता है।
सबसे पहले वो ग्रे फॉग के ऊपर जाता हर्मिट यानी कैटलिया को मैसेज भेजता है। मैसेज ये था कि एंजल ने तुम्हारी डील एक्सेप्ट कर ली है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कैटलिया की तरफ जो अपनी शिप फ्यूचर पर है। कैटलिया अपने क्रू मेंबर फ्रैंकली को देख रही है। फ्रैंकली आपको पता ही है, वो बंदा जो मशरूम्स और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। कैटलिया उसको देखकर ही डर जाती। उसे लगता है कि कहीं फ्रैंकली के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसके सिर पर तरबूज न उग जाए या फिर वो गेहूं की बालियों से कवर न हो जाए। मतलब फ्रैंकली का खौफ ही अलग लेवल का है। लेकिन जैसे ही उसे क्लेन का मैसेज मिलता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे मिथिकल क्रिएचर का ब्लड मिलने वाला है, जिसका मतलब है कि वो अब जल्द ही डेमीगॉड बनने की राह पर है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब कहानी आगे बढ़ती शाम होती है। क्लेन को कैटलिया का रिप्लाई मिलता है कि क्वीन मिस्टिक यानी बर्नाडेट उससे मिलना चाहती हैं। मीटिंग का टाइम सेट होता है रात के 11 बजे टसॉक रिवर के ब्रिज के पास। क्लेन अपनी तैयारी शुरू करता है। रात के 10:58 पर वो बाथरूम में जाता है और अपना क्लासिक मुंह चलता है। वो एक पेपर फिगरीन यानी कागज के पुतले को ड्वेन डांटेस की शक्ल दे देता है और उसे टॉयलेट सीट पर बैठा देता है, जैसे कि वो ख्यालों में खोया हो, ताकि अगर कोई जासूसी कर रहा हो तो उसे लगे कि ड्वेन डांटेस तो घर पर ही है। फिर क्लेन खुद को जर्मन स्पैरो में बदलता है, अपनी हाइट कम करता है और फेस कट चेंज करता है और सीधा स्पिरिट वर्ल्ड के थ्रू ट्रेवल करके ब्रिज पर पहुंच जाता। ब्रिज पर एकदम सन्नाटा है, बस दूर कुछ सिपाही पहरा दे रहे हैं। क्लेन बर्नाडेट को ढूंढ ही रहा था कि अचानक आसमान से कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आसमान से हरे रंग की मटर की बेलें यानी पिवाइन्स नीचे लटकने लगती हैं। ये बेलें आपस में उलझकर एक घना जंगल बना लेती है, बिल्कुल हमें लगता हुआ। ये सीन ऐसा था जैसे आप किसी बचपन की कहानी जैसे जैक एंड बीनस्टॉक में आ गए हों। क्लेन भी एक पल के लिए हैरान रह गया। वो एक बेल के सहारे ऊपर चढ़ता है कि हवा देखता है कि हवा में उन बेलों के बीच एक झूला जैसा बना हुआ है और उस पर बैठी हैं क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट। बर्नाडेट का लुक एकदम धांसू है। उसने एक इंटी स्टाइल की शर्ट और ब्लैक जैकेट पहनी हुई है, कमर पर एक पतली तलवार है और वो बिल्कुल एक पायरेट कैप्टन लग रही है। उसके बाल खुले हुए हैं और वो बहुत ही सीरियस लग रही है। वो क्लेन यानी जर्मन स्पैरो को देखती है और कहती है, मेरे बिहाफ पर उस एग्जिस्टेंस को थैंक यू बोलना। मतलब वो तो फूल की बात कर रही है। क्लेन भी पूरी इज्जत के साथ जी ठीक है बोलता है। फिर मेन बात शुरू होती है। क्लेन ने ये मीटिंग क्यों रखी थी? उसे एक हेल्प चाहिए थी। वो चाहता था कि बर्नाडेट उसके एक मैरियोनेट जिसका नाम सेनोर है उसे चर्च ऑफ एवरनाइट की सील जैसी पावर से कॉन्टामिनेट कर दे। ये सुनना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन सिंपल भाषा में कहें तो क्लेन एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। उसे एक ऐसी जगह घुसना है जहां एवरनाइट की पावर है, तो वो अपने मैरियोनेट को पहले से ही उस पावर का आदी बनाना चाहता है। बर्नाडेट पूछती है कि कौन सी पावर? क्लेन बताता है एवरनाइट पाथवे। बर्नाडेट तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक वार्निंग देती है। वो कहती है, मैं ये कर तो दूंगी, लेकिन इससे तुम्हारा मैरियोनेट धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। 2 महीने के अंदर वो हमेशा के लिए सो जाएगा और कभी नहीं उठेगा। क्लेन के लिए ये एक बड़ा झटका था। सेनोर उसका सबसे पावरफुल और कीमती मैरियोनेट था, एक वड़ेट था। उसे खोना मतलब अपना दाहिना हाथ काटने जैसा था। क्लेन ने 2 सेकंड के लिए सोचा, उसे बुरा लगा, लेकिन मिशन ज्यादा जरूरी था। उसने अपने इमोशंस को छुपाया और कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। इसके बाद बर्नाडेट जो करती है वो सच में मैजिकल है। वो हवा में कुछ अजीब से सिंबल्स बनाती हैं। वो सिंबल्स चमकने लगते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड का एक दरवाजा खोलते हैं। उस दरवाजे से एक हवा का झोंका आता है और एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है। ये एक आदमी का ऊपरी शरीर था जो सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था, लेकिन नीचे का शरीर बस हवा था। बर्नाडेट उसे बुलाती हैं, स्लीप बिगुल। वो क्रिएचर एक इंसान की खोपड़ी यानी स्कल निकालता है। वो स्कल एकदम सफेद जेड जैसा था। बर्नाडेट उसमें बहुत सारे छेद उस स्कल को अपने हाथ में लेती हैं और क्लेन को कहती है, 50 मीटर दूर चले जाओ। क्लेन बिना कोई सवाल किए पीछे हट जाता है। जैसे ही क्लेन दूर जाता हो थी धीमी और उदास धुन सुनाई देती है। वो ऊपर देखता है जहां बर्नाडेट उस स्कल को उस स्लीप बिगुल को बजा रही थी। उससे जो म्यूजिक निकल रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे रात की चाल यानी मूवमेंट ऑफ द नाइट। ये म्यूजिक डरावना नहीं था, बल्कि इसमें एक अजीब सी शांति और एक गहरा दुख था। ये धुन धीरे धीरे हवा में फैल रही थी, लेकिन इतनी शांति से कि दूर खड़े सिपाहियों को भनक तक नहीं लगी। क्लेन वहां खड़ा होकर उस म्यूजिक को सुनता रहा और अचानक उसे अपने घर की याद आने लगी। वो घर जो अब बहुत दूर है, वो दुनिया जिसे वो पीछे छोड़ आया है। उस मोमेंट में क्लेन कोई पावरफुल बियॉन्डर या कोई मिस्टीरियस जर्मन स्पैरो नहीं था। वो बस एक थका हुआ मुसाफिर था जिसे अपने घर की अपनी फैमिली की याद आ रही थी। ये सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि हमें याद दिलाता है कि इतनी सारी पावर्स और चालाकियों के बाद भी क्लेन अंदर से बस एक अकेला इंसान है जो अपने घर वापस जाना चाहता है। तो दोस्तों, इसी इमोशनल नोट पर यह चैप्टर खत्म होता है। हमने देखा कि कैसे क्लेन ने एक डेमिगॉड को चकमा दिया, कैसे उसने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए अपने कीमती मैरियोनेट की कुर्बानी दी, और अंत में बर्नाडेट के म्यूजिक ने कैसे उसके दिल के तार छेड़ दिए।
चैप्टर 829 के बारे में, जिसका टाइटल है अराइवल ऑफ जून, यानी जून का महीना शुरू हो चुका है और कहानी में भी अब गर्मी बढ़ने वाली है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस और शांत सीन के साथ। रात का टाइम है और क्लेन एक हरे भरे जंगल के बीच खड़ा है। ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है, बल्कि ये वो अजीब सापी वाइन फॉरेस्ट है क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने अपनी पावर्स से बनाया था। क्लेन अपनी आंखें बंद करके उस म्यूजिक को फील कर रहा था जो आसमान से आ रहा था। उसे अपनी बॉडी और माइंड में तो शांति महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सी उदासी, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आ रही। फीलिंग शायद उस एनवायरनमेंट की वजह से थी या फिर जो रिचुअल वहां हो रहा था उसका असर था। कुछ देर बाद वो म्यूजिक बंद हो जाता है और हवा में लटकती हुई बेलें धीरे धीरे हिलने लगती हैं। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने वो इंसानी खोपड़ी, जिसमें बहुत सारे छेद थे, वापस उस अजीब से क्रिएचर को दे दी जो आधा इंसान और आधा हवा जैसा था। बर्नाडेट की आवाज बहुत ही शांत और सौम्य थी। उसने बस इतना कहा, यह हो गया। क्लेन ने भी रिस्पेक्ट के साथ झुककर उसे थैंक यू बोला। अब आप पूछोगे कि यहाँ हो क्या रहा था, तो दोस्तों, क्लेन असल में अपने मैरिनेट यानी अपनी कठपुतली सीनियर की बॉडी से करप्शन हटवा रहा था। जैसे ही काम खत्म हुआ वो जादुई जंगल गायब हो गया और क्लेन और सीनियर एक पुल के पास आ गए। ये जगह एकदम सन्नाटे में थी। वहां कुछ सिपाही खड़े थे, लेकिन उनकी पीठ क्लेन की तरफ थी, तो किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। क्लेन ने अपने मैरिनेट को ध्यान से देखा। वो पहले से भी ज्यादा मुर्दा लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके अंदर से एक ठंडी और डरावनी वाइब आ रही थी। क्लेन मन ही मन सोचता है कि यार, ये सिर्फ एक बार के करप्शन का नतीजा है। अब सोचो, जो लोग कीपर्स होते हैं, यानी जो चर्च के चैनीज के पीछे सील की गई चीजों की रखवाली करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। अगर वो हफ्ते में 1-2 बार भी ड्यूटी करते हैं तो भी उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती होगी। क्लेन को रियलाइज होता है कि जो भी कीपर बनने का फैसला लेता है, उसे पता होता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। ये सोचकर उसे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है। मतलब यार, दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान धीरे धीरे देना, ये कोई छोटा सेक्रीफाइस नहीं है। खैर, क्लेन ने सीनियर को वापस उस सोने के सिक्के में बदल दिया और उसे अपने सिगार केस में रख लिया। इसके बाद वो अपनी ट्रेवलिंग पावर यूज करके पहले समुद्र की तरफ लिया, वहां से कुछ खाना लिया और फिर वापस अपने घर यानी 160 बोकलुंड स्ट्रीट पहुंच गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं 5 जून संडे की तरफ। लोकेशन है हॉल फैमिली का कैसल। हमारी ऑड्री यानी मिस जस्टिस अपनी स्टडी टेबल पर बैठी है और एक नई मिस्टिस चीज को देखी है। एक काले रंग का फिशनेट ग्लव था जो कोहनी तक आता था। दिखने में ये बहुत रॉयल और एलिगेंट लग रहा था, जैसे किसी राजकुमारी का हो। ये वही आइटम है जिसे ऑड्री ने बनवाया था उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से, जो उसने मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लेन से खरीदी थी। लेकिन भाई, इस ग्लव की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। ऑड्री ने अपने पापा अर्ल हॉल से परमिशन ली थी और उन्होंने बड़े प्यार से कह दिया था कि बेटा, तुम इसे खरीद लो और अपने लिए यूज करो। ऑड्री को तो कभी कभी शक होता है कि उसके पापा के पास शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल आइटम्स होंगे, या फिर गॉडेस का चर्च उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता होगा। खैर, अब बात करते हैं इस ग्लव की पावर्स की, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर हैंग्ड मैन के हिसाब से इस ग्लव को पहनने वाले को कई तरह की पावर्स मिलती हैं। पहली पावर डिग्निटी, मतलब इसे पहनकर आप इतने महान और रोबदार लगोगे कि सामने वाला इंसान खुद आपके सामने झुक जाएगा बिना रियलाइज किए। दूसरी पावर डिस्टोर्ट, ये बहुत खतरनाक है। आप किसी की बातों, हरकतों या इरादों को डिस्टोर यानी मरोड़ सकते हो। मतलब अगर कोई आप पर हमला करना चाहे तो आप उसके इरादे को बदल सकते हो। तीसरी पावर ब्राइब यानी रिश्वत, लेकिन ये पैसों वाली रिश्वत नहीं है। ये एक मेंटल ब्राइब है। सामने वाला इंसान आपके लिए इतना फोंड यानी पागल हो जाएगा कि वो आप पर हमला करने का सोच भी नहीं पाएगा। उल्टा, अगर सिचुएशन सही रही तो वो अपने ही साथियों पर हमला कर सकता है। ऑड्री को पता है कि इसे ब्राइब चार्म भी कहते हैं। और आखिरी पावर डिसऑर्डर, ये आपके आसपास के माहौल में गड़बड़ी पैदा कर देता है, जिससे दुश्मन का आप पर नहीं लगता और वो गलत फैसले लेने लगता है। सुनने में तो ये आइटम बहुत ओपी यानी ओवरपावर्ड लग रहा है ना, लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। इस आइटम को बनाने वाला आर्टिजन यानी कारीगर थोड़ा नल्ला था। उसने आइटम तो बना दिया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे हैं। पहला साइड इफेक्ट, इसे पहनने वाले का दिमाग धीरे धीरे डार्क होने लगता है। वो शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है, साजिशें करने और बेईमानी पर उतर आता है। और दूसरा साइड इफेक्ट, अगर इसे 3 मिनट से ज्यादा पहना तो पहनने वाला खुद डिसऑर्डर स्टेट में चला जाता है। ऑड्री के साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था जब उसने इसे ट्राई किया था। नॉर्मल रूटीन ये होता है कि मेड बाथ में पानी भरती है, फिर ऑड्री कपड़े उतार कर नहाती है। लेकिन ग्लव पहनने के बाद उसका दिमाग इतना कंफ्यूज हो गया कि वो कपड़ों के साथ ही ठंडे पानी के बाथटब में घुस गई। जब कपड़े गीले हो गए तब उसे याद आया कि अरे, मैंने तो कपड़े उतारे ही नहीं। थैंक गॉड कि उसने अपनी मेड को नहीं बुलाया था, वरना कितनी बेइज्जती होती। ऑड्री मन ही मन सोचती है, यार मैं तो बिल्कुल किसी करली हेड बबून जैसी लग रही हूँ। ये बबून वाला रेफरेंस इस पूरी नोवेल का एक रनिंग जोक है जो हमेशा हंसाता है। ऑड्री को पहले वाले साइड इफेक्ट से इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो खुद एक साइकेट्रिस्ट है, तो वो अपने डार्क थॉट्स को कंट्रोल कर सकती है।
और उसकी डॉग सूजी भी उसे चेक करती रहती है। लेकिन दूसरा साइड इफेक्ट यानी कंफ्यूजन वाला वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो सोच रही थी कि इसका क्या किया जाए, तभी दरवाजे पर नॉक होती है। उसकी मेड अनी बताती है कि उसके पापा उससे कुछ बात करना चाहते हैं। ऑड्री ने जल्दी से वो ग्लव दरवाजे पर टांग दिया और गेट खोला। अर्ल हॉल अंदर आते हैं। उन्होंने घर के कपड़े पहने हुटा। वो हंसते हुए पूछते हैं, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें थोड़ी देर में बैकलुंड वापस जाना है। कल रात तुम्हारी 18वीं बर्थडे पार्टी है। ओ भाई, हमारी 18 साल की होने वाली है, मतलब अब वो ऑफिशियली एडल्ट हो जाएगी। अर्ल हॉल ने मेड्स को बाहर जाने का इशारा किया और फिर अपनी बेटी से पूछा, क्या तुमने सोचा कि उस आइटम को कैसे यूज करना है? ऑड्री के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, बिल्कुल पापा, मैं उसे फोल्ड करके एक बैग में डालूंगी और वो बैग सूजी कैरी करेगी। वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है। मतलब ऑड्री खुद उसे नहीं पहनेगी तो उसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। और सूजी सूजी तो वैसे भी एक बियॉन्डर डॉग है, और वो भी स्पेक्टेटर पाथवे की, तो वो अपना मेंटल स्टेट खुद कर सकती है। और अगर सूजी के दिमाग में डार्क थॉट्स आए भी तो ऑड्री अपनी प्लेकेट पावर से उसे ठीक कर देगी। अर्ल हॉल भी ये सुनकर इम्प्रेस हो गए और बोले, ये तो बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है। ऑड्री मन ही मन बहुत खुश हुई और उसने डिसाइड किया कि वो इस ग्लव का नाम हैंड ऑफ हॉरर रखेगी। उसने सोचा कि बस कुछ दिन और फिर वो अपना पोशन पिएगी और सीक्वेंस एडवांसमेंट की कोशिश करेगी। अब सीन वापस शिफ्ट होता है संडे नाइट 160 बोकलून स्ट्रीट पर। क्लेन अपनी बालकनी में खड़ा है और पर्दों के पीछे से सड़क को देख रहा है। वो थोड़ा नर्वस है। क्यों? क्योंकि आज रात वो एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है। वो एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक चुराने वाला है। क्लेन ने पूरी प्लानिंग कर ली है। उसने चर्च के कीपर्स की ड्यूटी का पैटर्न समझ लिया है। उसका प्लान ये है कि वो चुपके से अपना टारगेट रिप्लेस कर दे और किसी को कानो कान खबर भी न हो। क्लेन को पता है कि कीपर्स सुबह होने पर अंडरग्राउंड जाते हैं। उस टाइम पर चर्च बंद रहता है और वहां घुसना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां आर्कबिशप लेवल के लोग हो सकते हैं। इसलिए क्लेन का मास्टरमाइंड प्लान ये कि वो एक दिन पहले ही चर्च में घुस जाएगा। संडे नाइट को चर्च में एक बड़ा मास होता है और जब मास खत्म होता है तो सर्वेंट्स साफ सफाई करते हैं और कचरा बाहर फेंकते हैं। क्लेन इसी मौके का फायदा उठाएगा। वो किसी सर्वेंट को बेहोश करेगा, उसका रूप लेगा और फिर सर्वेंट्स के क्वार्टर में जाकर सो जाएगा। इसके लिए उसने एम्बलिन से एक स्पेशल दवाई भी खरीदी है, जिससे कोई भी इंसान 10 घंटे तक गहरी नींद में सो सकता है और उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये दवाई उसे 5 पाउंड की पड़ी। मतलब भाई, चोरी करने के लिए भी खर्चा करना पड़ रहा है। क्लेन ने पर्दा गिराया और अपने बेडरूम में वापस आ गया। उसने 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज चले और वो ग्रे फॉग के ऊपर यानी अपनी मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच गया। वहां द फूल की चेयर पर बैठकर उसने एक पेन और पेपर निकाला। उसने एक सेंटेंस लिखा, एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक की चोरी खतरनाक होगी। अब वो डिविनेशन यानी भविष्यवाणी करने वाला था। उसने अपने स्पिरिट पेंडुलम को उस पेपर के ऊपर लटकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। 7 बार उस सेंटेंस को मन में दोहराया और फिर आंखें खोलीं। पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहा था, लेकिन उसकी स्पीड नॉर्मल थी। इसका मतलब खतरा है, लेकिन इतना नहीं कि जान ही चली जाए। इसे एक्सेप्टेबल रेंज कहते हैं। क्लेन को थोड़ा डर भी था कि कहीं मदर ट्री ऑफ डिजायर जैसा कोई पावरफुल बंदा उसकी डिविनेशन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मन बना लिया था। उसने चाइनीज में एक कहावत बोली, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। मतलब अब जो होगा देखा जाएगा। क्लेन ने डिसाइड किया कि वो अपने साथ सिर्फ 3 चीजें लेकर जाएगा। क्रिपिंग हंगर, वो जादुई दस्ताना, सीनियर का गोल्ड कॉइन और अजिक का कॉपर विस्ल। बाकी सब कुछ, इवन अपने पैसे भी वो ग्रे फॉग के ऊपर ही छोड़ देगा, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो तुरंत भाग सके। लेकिन यहाँ एक दुख की बात है। उसके पास एक कंपनी के शेयर्स जिनकी वैल्यू 12,800 पाउंड्स थी। अब सोचो, इंडियन करेंसी में ये करोड़ों का मामला है। लेकिन ये शेयर्स ड्वेन डेंट्स की आइडेंटिटी से जुड़े थे, तो वो उन्हें साथ नहीं ले जा सकता था। अगर उसे भागना पड़ा तो ये सारे पैसे डूब जाएंगे। यार, मुझे तो सुनकर ही हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन जान है तो जहान है ना। क्लेन ने अपने ख्यालों को झटका और एक आईना यानी मिरर अपने तकिए पर रखा। फिर उसने वो सिंबल बनाया जिससे रोड्स यानी वो जादुई आईना समन होता है। अब वो फाइनल कंफर्मेशन लेने वाला है। तो दोस्तों, क्लेन का प्लान रेडी है, रिस्क हाई है और संडे की रात आ चुकी है। क्या वो नोटबुक चुरा पाएगा? क्या वो चर्च के आर्कबिशप की नजरों से बच पाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो जिंदा वापस आएगा? पिछली बार हमने देखा था कि क्लेन एक बहुत ही खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा था। उसका टारगेट है सेंट सैमुअल कैथेड्रल का चाइनीज गेट, यानी वो जगह जहां चर्च के सबसे खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं। अब आप सोचो, एक एक्स नाइट हॉक जो अब दुनिया का वांटेड क्रिमिनल है, वो वापस अपनी ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी करने जा रहा है। मतलब जिगरा देख रहे हो बंदे का। कहानी की शुरुआत होती है क्लेन के बेडरूम से। रात का वक्त है और क्लेन अपने तकिए पर रखे उस जादुई आईने को देख रहा है। हाँ भाई, मैजिक मिरर, अरोड्स की सरफेस पर पानी जैसी चमक आती हैं और सिल्वर कलर के लेटर्स बनने लगते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, अरोड्स क्लेन का सबसे बड़ा भक्त है। तो वो लिखता है, एग्जाल्टेड ग्रेट मास्टर, आपका वफादार और हम्बल सर्वेंट अरोड्स आपकी सेवा में हाजिर है। मतलब देख रहे हो कितनी बटरिंग कर रहा है यह मिरर।
क्लेन बेड के पास खड़ा होता है और बहुत ही शांत तरीके से पूछता है, सेंट सैमुअल कैथेड्रल के चाइनीज गेट के पीछे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ रखी है। क्लेन को एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी, क्योंकि भाई यह कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। जरा सी गलती और वो सीधा चर्च के हाई लेवल बियॉन्डर्स के हत्थे चढ़ जाएगा। इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। मिरर पर टेक्स्ट बदलता है और अरोड्स जवाब देता है, यह एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट है। यह बेसमेंट 2 में राइट साइड पर रखा है। मैं इससे ज्यादा स्पेसिफिक कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। क्लेन बस एक छोटा सा हम करता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है पूछने की। अब आप लोग तो जानते ही हो अरोड्स का नेचर, वो अक्सर अजीबोगरीब और पर्सनल सवाल पूछता है। लेकिन इस बार अरोड्स समझ गया था कि माहौल सीरियस है। उसने तुरंत पुराना टेक्स्ट मिटाया और पूछा, आपके पास मेरे लिए और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अगर कोई और टाइम होता तो क्लेन मन ही मन सोचता कि वाह, यह मिरर कितना सुधर गया है, लेकिन अभी उसका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड था। तो वो बस इतना बोलता है जैसे पहले किया था, वैसे ही मेरे इल्यूजन यानी मेरी नकली परछाई पर नजर रखना, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो तुम उसे संभाल सको। अरोड्स तुरंत जवाब देता है, ठीक है मास्टर, मैं अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल में रखूंगा, मैं कसम खाता हूँ। यहाँ पर इंस्टिंक्ट्स का मतलब है उसकी वो आदत जिससे वो लोगों को डराता है या अजीब सवाल पूछता है। क्लेन ने सहलाया और 2 कदम आगे बढ़ा। उसने मिरर के रिफ्लेक्शन को ड्वेन डेंटेस का रूप दे दिया। अब सीन यह था कि बेड पर ड्वेन डेंटेस यानी क्लेन का अमीर वाला रूप आराम से स्ली क्लेन यानी हमारा मेन कैरेक्टर अब एक्शन के लिए तैयार था। उसने ड्वेन डेंटेस की इमेज को थोड़ा सेट किया, रजाई ओढ़ाई और एक परफेक्ट डमी तैयार कर दी। उस डमी ने मुड़कर क्लेन को एक स्माइल दी, जो देखने में थोड़ी चापलूसी वाली लग रही थी। इसके बाद क्लेन बिना एक शब्द बोले ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अब ड्वेन डेंटेस नहीं रहा, वो बन गया है कोल्ड और क्रेजी एडवेंचरर गेरमन स्पारो। उसके लेफ्ट हाथ में जो रेंगता हुआ दस्ताना था, जिसे हम क्रीपिंग हंगर कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और फिर क्लेन की बॉडी हवा में गायब होने लगती है। वो ट्रेवल कर जाता है फेल्प स्ट्रीट के दूसरे छोर पर, जहां सेंट सैमुअल कैथेड्रल मौजूद था। वहां पहुंचकर वो कबूतरों से भरे स्क्वायर में एक अंधेरे कोने में छुप जाता है। अब उसे इंतजार करना था सही मौके का। थोड़ी देर बाद कैथेड्रल से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये वो लोग थे जो मास अटेंड करने आए थे। उनके जाने के बाद सर्वेंट्स यानी काम करने वाले लोग बाहर आने लगते हैं। उनके हाथों में कचरा और दूसरी बेकार चीजें थीं, जिन्हें वो गली में रखे कूड़ेदान में डालने जा रहे थे। कुछ लोग तो वहां सफाई भी कर रहे थे जहां घोड़े गाड़ियों की वजह से गंदगी हो गई थी। अब क्लेन की नजर एक सर्वेंट पर पड़ती है। अचानक उस सर्वेंट की बॉडी कांपती है और वो सर झुका लेता है। वो सफाई करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे भीड़ से अलग होने लगता है। वो अंधेरे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि वो उस कोने की सफाई करना चाहता हो। जैसे ही बाकी लोगों का ध्यान उस पर से हटता है, हवा में से एक हाथ निकलता है। यह हाथ उसे कंधे से पड़ता है और उसे गायब कर देता है। जी हाँ, क्लेन ने उस बेचारे सर्वेंट को किडनैप कर लिया था। क्लेन उसे लेकर सीधा ईस्ट बोरो के एक सस्ते से अपार्टमेंट में पहुंचता है। यह जगह उसने पहले ही रेंट पर ले रखी थी, इसी काम के लिए। क्लेन सोचता है, यार ट्रेवलर की एबिलिटी बहुत काम की है, बस प्रॉब्लम यह है कि हर बार इसे यूज करने के लिए मुझे एक पायरेट की बलि देनी पड़ती है। मतलब समझ रहे हो, उसका ग्लो, क्रीपिंग हंगर बिना इंसानी जान लिए काम नहीं करता। खैर, क्लेन उस सर्वेंट को बेड पर लिटाता है और उसे एक बेहोशी की दवा पिला देता है। जैसे ही वो बेहोश होता है, क्लेन के पास एक परछाई उभरती है। यह और कोई नहीं, उसका मैरियोनेट सेनोर था। अब आता है असली जादू। क्लेन उस सर्वेंट को ध्यान से देखता है और अपनी फेसलेस एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसकी बॉडी एक स्लाइम मॉन्स्टर की तरह पिघलने लगती है। उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर कम हो जाती है। स्किन का कलर डार्क हो जाता है और देखते ही देखते क्लेन हुबू उस सर्वेंट जैसा बन जाता है। उधर सेनोर ने उस असली सर्वेंट के कपड़े उतार दिए थे। क्लेन बिना टाइम वेस्ट किए वो कपड़े पहन लेता है, झाड़ उठाता है और सेनोर को वापस गोल्ड कॉइन में भेज देता है। अब क्लेन पूरी तरह से तैयार था। वो वापस उसी अंधेरे कोने में टेलीपोर्ट होता है जहां से ने उस सर्वेंट को उठाया था। वहां पहुंचकर वो कमर झुका लेता है और सफाई करने की एक्टिंग करने धीरे वो बाकी सर्वेंट्स के पास जाता है, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर रखता है ताकि कोई उससे बात न करे और उसकी पोल खुल जाए। करीब 30 मिनट तक वो यह नाटक करता रहता है। फिर सारे सर्वेंट्स अपना काम खत्म करके वापस कैथेड्रल के अंदर जाने लगते हैं। क्लेन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। रास्ते में एक सर्वेंट अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, उफ, कितना थका देने वाला काम है। क्लेन बस सर हिला देता है, जैसे वो भी बहुत थका हुआ हो। ज्यादा बात करना खतरे से खाली नहीं था। जल्द ही वो लोग सर्वेंट्स क्वार्टर में पहुंच जाते हैं। यहाँ 2 बड़े बड़े कमरे थे जिनमें बहुत सारे बंक बेड्स लगे हुए थे। अब क्लेन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे पता ही नहीं था कि उसका यानी जिस सर्वेंट का भेष उसने लिया है उसका बेड कौन सा है, लेफ्ट वाला कमरा या राइट वाला। लेकिन भाई, हमारा क्लेन एक सीयर है। उसने चालाकी से झाड़ू पकड़े पकड़े ही डाउसिंग रॉड सीकिंग वाला तरीका अपनाया। उसे अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन से पता चल गया कि उसे राइट वाले कमरे में जाना है। वो कमरे में घुसता है और देखता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वो भी उनकी नकल करते हुए झाड़ू को दरवाजे के पीछे रखता है। फिर बाथरूम जाकर मुंह हाथ धोने का नाटक करता है।
जब वो वापस आता है तो उसे एक खाली बेड दिखता है। बाकी सब लोग अपने अब बेड पर जा चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि जो बचा है वो उसी का होगा। क्लेन राहत की सांस लेता है और बेड पर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा खर्राटों की आवाज से गूंजने लगता है। सारे सर्वेंट सो चुके थे, लेकिन क्लेन की आंखों में नींद कहाँ। वो चुपचाप लेटा रहता है और बहुत ही सावधानी से अपने हाथ से क्रीपिंग हंगर उतारता है। उसे मोड़कर वो अपने सिगार केस में छिपा देता है। अब उसे इंतजार करना था। सेकंड्स मिनटों में बदल रहे थे और क्लेन की एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। वो जबरदस्ती खुद को थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश करता है। फिर एक स्पेसिफिक टाइम पर वो उठता है। अब बारी थी उसके दूसरे साथी की, यानी सेनोर द रैथ की। क्लेन सेनोर को रिहा करता है। यह एक बुरी आत्मा जैसा क्रिएचर है जो दीवारों के आर पार जा सकता है। सेनोर का शरीर काला पड़ने लगता है और वो साय में मिल जाता है। क्लेन ने यह रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि सेनोर पर एक खास तरह की करप्शन का असर था, और क्लेन का मान था कि इस करप्शन की वजह से कैथेड्रल के सील्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब एक भूत एक चर्च के अंदर खुलेआम घूम रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा। यह सीन सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। सेनोर क्लेन के कंट्रोल में धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ता है। उसे ढूंढना था उस कीपर को जिसके पास चाबी हो या जो गेट की रखवाली कर रहा हो। क्लेन को रोस्टर यानी ड्यूटी चार्ट का अंदाजा पहले से था। उसे पता था कि आज रात किसकी ड्यूटी है। सेनोर दीवारों से गुजरता हुआ एक कमरे में पहुंचता है। वहां एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। ढीली स्किन, कम बाल और एक बड़ी सी नाक। यही वो कीपर था जिसे क्लेन ने पहले भी देखा था। सेनोर तुरंत एक्शन में आता है। वो एक बेहोशी की दवा की शीशी निकालता है और साइड में रख देता है। फिर वो उस सोए हुए कीपर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। सोचो उस कीपर की हालत। वो अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल खो देता है। वो बस अपनी आंखों से देख पा रहा था कि उसकी बॉडी क्या कर रही है। सेनोर उसके हाथों से वो दवा की शीशी उठाता है और उसे पी जाता है। उस कीपर की बॉडी कांपने लगती है, उसके ऑर्गन स्ट्रगल करते हैं और एक मिनट बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। काम हो गया। सेनोर उस बॉडी से बाहर निकलता है और वापस क्लेन के पास आ जाता है। अब क्लेन बिस्तर से उठता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल चुकी थी। ठंडी और बेजान उस कमरे से निकलता है और कीपर कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर क्लेन बेड के पास खड़ा होता है और एक बार फिर उसकी बॉडी बदलने लगती है। वो लंबा होता है, बाल सफेद और कम हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में क्लेन पूरी तरह से उस बूढ़े कीपर में बदल जाता है। यहाँ तक कि उसका ऑरा, उसकी वाइब भी उस कीपर जैसी हो गई थी। फेसलेस होने का यही तो फायदा है भाई। क्लेन उस कीपर के काले कपड़े पहनता है और असली कीपर, जो अभी बेहोश पड़ा था, उसे और उसके सर्वेंट वाले कपड़ों को बेड के नीचे छिपा देता है। अब उसे बस सुबह होने का इंतजार करना था। 5:30 बजते ही क्लेन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। वो थोड़ा ब्रेड और पानी पीता है, जैसा कि वो कीपर शायद करता होगा, और फिर सूरज निकलते ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखता है। वो एकदम मरे हुए चेहरे के साथ बिना किसी इमोशन के नीचे की तरफ चलता है। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। भाई, वो एक्स नाइट हॉक है। उसे इन सब जगहों का नक्शा रटा हुआ है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक गुप्त दरवाजे के पास था है जो बेसमेंट की तरफ पहुंचता है। वहां एक पाद्री यानी प्रीस्ट खड़ा था। प्रीस्ट ने अपना राइट हाथ उठाया और अपनी छाती पर 4 बार क्लॉकवाइज टैप किया। यह गॉडेस को प्रे करने का तरीका था। उसने कहा, मे द गॉडेस ब्लेस यू। क्लेन ने भी अपनी आवाज भारी की और जवाब दिया, प्रेज द लेडी। और उसने भी क्रिम्सन मून का साइन बनाया। यार, यह मोमेंट कितना आयरॉनिक है। क्लेन जो अब एक अलग ही गॉड बन रहा है, वो यहाँ गॉडेस के नाम पर एक्टिंग कर रहा है। क्लेन बिना रुके आगे बढ़ता है। दीवारों पर लगे लैंप्स की रोशनी में वो नीचे उतर जाता है। आखिरकार वो एक चौराहे पर पहुंचता है। अब उसे फैसला करना था। राइट जाने का मतलब था कैथेड्रल से बाहर निकलना, और लेफ्ट जाने का मतलब था चाइनीज गेट की तरफ जाना। क्लेन बिना किसी हिचकिचाहट के लेफ्ट मुड़ जाता है, और तभी तभी उसके सामने से एक आदमी आता हुआ दस्ताने। उस आदमी ने लाल रंग के दस्ताने यानी रेड ग्लव्स पहने हुए थे, काले बाल, हरी आंखें और देखने में काफी हैंडसम। जैसे ही क्लेन की नजर उस पर पड़ती है, उसका दिल शायद एक पल के लिए रुक गया होगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लियोनार्ड मिशेल था। हाँ दोस्तों, लियोनार्ड, क्लेन का पुराना साथी, उसका दोस्त और टिंगेन सिटी के नाइटहॉक स्क्वाड का मेंबर। वो इंसान जो क्लेन की मौत, जो कि नकली थी, पर सबसे ज्यादा दुखी हुआ था। अब सोचो सिचुएशन, क्लेन ने अपना चेहरा बदला हुआ है, वो एक बूढ़ा कीपर बना हुआ है, लेकिन लियोनार्ड के पास भी अपनी एक सीक्रेट है। क्या वो क्लेन को पहचान पाएगा? क्लेन अभी चाइनीज गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती से देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना टीममेट और दोस्त लियोनार्ड मिशेल था। जी हाँ, रेड ग्लव लियोनार्ड। क्लेन की बॉडी एकदम अकड़ जाती, उसकी पीठ की मसल्स तन जाती हैं, जैसे एक धनुष की डोरी खिंच गई हो और कभी भी टूट सकती है। अब आप सोचोगे कि क्लेन तो भेस बदल है, तो डरने की क्या बात है। बात यह है कि क्लेन को लियोनार्ड का सीक्रेट पता है। लियोनार्ड के अंदर एक एंजेल है, एक बहुत पावरफुल स्पिरिट जिसका नाम पहले जोरोआस्ट है। ये एंजेल मरॉडर पाथवे का है, और इन लोगों की खासियत होती है कि ये किसी भी चोरी या भेस को आसानी से पकड़ लेते हैं। क्लेन के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। वो सोचता है
अगर उस ग्रैंडपा यानी लियोनार्ड के अंदर वाले एंजेल ने मुझे पहचान लिया और लियोनार्ड को बता दिया तो मेरा खेल यहीं खत्म। सोचो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है कि वो बस दुआ कर रहा था कि वो पोएट यानी लियोनार्ड अपने सीक्रेट के डर से चुप रहे। हालांकि टिंगेन सिटी में लियोनार्ड हमेशा कहता था कि हर किसी के अपने राज होते हैं, लेकिन भाई वफादारी कब जाग जाए किसे पता। कहीं उसे अचानक जस्टिस का कीड़ा काट गया और उसने क्लेन को एक्सपोज कर दिया तो। क्लेन के माथे पर पसीना आने ही वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियोनार्ड यहाँ होगा, क्योंकि रेड ग्लव्स की ड्यूटी यहाँ नहीं होती। लेकिन फिर क्लेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है। उसने रियलाइज किया कि लियोनार्ड उसे नहीं पहचान सकता, सिर्फ उसके अंदर बैठा पैलेज पहचान सकता है। और वो एंजेल क्लेन को एक्सपोज क्यों करेगा? अगर वो क्लेन को फंसाता है तो क्लेन भी पलटवार करके बता सकता है कि अरे इसके अंदर तो एक एंजेल छुपा है। मतलब दोनों का नुकसान। एक तरह से ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन थी। और वैसे भी वो एंजेल गॉडेस का भक्त तो है नहीं, तो वो फालतू में रिस्क क्यों लेगा? ये सोचकर क्लेन ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने अपने आप को संभाला और नॉर्मल तरीके से चलते हुए लियोनार्ड की तरफ बढ़ा। लियोनार्ड, जो कि हमेशा की तरह कूल और बेपरवाह लग रहा था, उसने क्लेन की तरफ देखा। उसने अपनी उबासी रोकी और मुंह पर हाथ रखा। ऐसा लग रहा था कि वो बोर हो रहा है और टाइम पास करने के लिए ड्यूटी रूम में कार्ड्स खेलने आया था। बिल्कुल एक परफेक्ट स्लीपलेस पाथवे के बियॉन्डर की तरह, जिसे रात में नींद नहीं आती। क्लेन को अपना पुराना टाइम याद आ गया। उसने चुपचाप लियोनार्ड को सिर हिलाकर नमस्ते किया और अपनी उंगलियों से हवा में एक चांद बनाया। ये नाइटहॉक्स का एक सीक्रेट साइन था। लियोनार्ड ने भी वही साइन वापस किया और बिना शक किए आगे बढ़ गया। भाई साहब, क्या मोमेंट था ये! इतने करीब से गुजरे और पता भी नहीं चला। क्लेन ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी चाल को नॉर्मल रखते हुए चाइनीज गेट तक पहुंचा। वो लोहे का भारी भरकम काला दरवाजा, जिस पर 7 सेक्रेड एम्बलम्स खुदे हुए थे, एकदम डरावना लग रहा था। क्लेन ने कीपर के दरवाजे पर नॉक किया और ड्यूटी पर मौजूद नाइटहॉक के सामने गेट खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से गहरा अंधेरा बाहर की तरफ लपका। अंदर मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भी उस अंधेरे और डरावनी खामोशी को दूर नहीं कर पा रही थी। ये जगह सच में मौत की दुनिया जैसी थी। क्लेन को फील हुआ कि अंधेरे में कुछ अदृश्य चीजें उसकी स्किन को छू रही हैं। चूंकि वो अभी रैथ सेनोर की पावर्स यूज कर रहा था, उसे बिना स्पिरिट विजन के भी बहुत कुछ दिख रहा था। उसे दिखा कि गेट के पीछे काले रंग के धागे हवा में लहरा रहे हैं, जैसे किसी औरत के खुले बाल हों या किसी मॉन्स्टर के टेंटिकल्स। ये नज़ारा किसी को भी डराने के लिए काफी था, लेकिन क्लेन ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो अंदर गया और पीछे मुड़कर भारी दरवाजा बंद कर दिया, और बस बाहर की दुनिया की सारी आवाजें कट हो गईं। अब सिर्फ वो था और वो खौफनाक सन्नाटा। उसे बचपन का वो डर याद आ गया जब वो रात में आंखें खोलकर अंधेरे को घूरता था। उसने मन ही मन सोचा, तभी तो गॉडेस को एम्प्रेस ऑफ हॉरर कहा जाता है। क्लेन ने कोने से लालटेन उठाई और उसे जलाया। पीली और नीली रोशनी का मिक्सचर चारों तरफ फैल गया। अब यहाँ क्लेन ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। वो सीधे बेसमेंट में नहीं भागा। वो गेट के पीछे ही रुक गया और इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी नाइटहॉक्स को किसी चीज की अर्जेंट जरूरत पड़ सकती है, और ज्यादातर डिस्टरबेंस गेट खुलने के पहले 10 मिनट में ही होती है। ये उसका एक्सपीरियंस बोल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं ये 10 मिनट निकाल लूं तो अगले 2 घंटे तक मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ये 10 मिनट उसके लिए 4 साल जैसे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, धक 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 धक, टाइम जैसे रुक गया हो। लेकिन आखिरकार 10 मिनट बीत गए और कोई नहीं आया। क्लेन ने राहत की सांस ली और अंधेरे में डूबी हुई पत्थर की सीढ़ियों की तरफ देखा। अब रास्ता साफ है। क्लेन को लगा कि उसने काम तो कर लिया है। बाकी ने सच काम था नोटबुक लेना और जिंदा वापस निकलना। वो लालटेन लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ये जगह खजानों से भरी थी। यहाँ बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स थे, पोशन फार्मूला थे, और पकड़े गए खतरनाक क्रिमिनल्स भी थे। लेकिन क्लेन का टारगेट और भी नीचे था, बेसमेंट 2 में, जहां सबसे खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स रखे थे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे आसपास की कोठरियों में लोगों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। लेकिन वो लोग न चिल्ला रहे थे, न दया की भीख मांग रहे थे। वो बस चुपचाप पड़े, जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो। माहौल इतना डरावना था कि लालटेन की रोशनी भी कांपती हुई लग रही थी। आखिरकार क्लेन बेसमेंट 2 में पहुंच गया। यहाँ का नज़ारा और भी अजीब था। दीवारें स्टील, ईंट और चांदी से बनी थीं। अलग अलग कमरों में अलग अलग खतरनाक चीजें सील की गई थीं। क्लेन ने लेफ्ट टर्न लिया और उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी, एक स्टील का बाथटब, जिसके नीचे आग जल रही थी। उसमें पानी उबल रहा था और भाप निकल रही थी। ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसे हमेशा गर्म पानी में रखना पड़ता था। क्लेन ने कीपर की तरह एक्ट करते हुए उसमें थोड़ा कोयला डाला ताकि किसी को शक न हो। तभी उसकी नजर बाथटब के अंदर गई। पानी के अंदर एक चांदी का कवच आर्मर पड़ा था। उस कवच पर गहरे लाल रंग के खून के धब्बे थे जो कभी साफ नहीं होते। क्लेन को तुरंत याद आया, ये सद है। इसमें एक एंशियंट गॉड का खून लगा है। जैसे ही क्लेन ने अपना सिर उठाया, उसे दिखा कि उस हेलमेट का वाइजर नीचे गिरा हुआ है, और उस अंधेरे वाइजर के अंदर से कोई उसे घूर रहा था। जी हाँ, वो खाली कवच क्लेन को देख रहा था। क्लेन की रूह काढ़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी नजर हटाई और तेजी से आगे बढ़ गया। भाई, ऐसी जगह पर तो मैं 1 सेकंड भी न रुकूं।
आगे चलते हुए क्लेन को एक अजीब सी फीलिंग आई। उसे लगा कि दाईं तरफ से कोई उसे बुला रहा है और साथ ही उसे दिल धड़कने की आवाज सुनाई दी, लब डब लब डब। क्लेन समझ गई है, एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक मेरा इंतजार कर रही है। वो उस आवाज की दिशा में बढ़ा। 2-3 मिनट बाद उसे एक पत्थर का दरवाजा दिखा, थोड़ा सा खुला था। लालटेन की रोशनी में उसे दिखा कि अंदर एक बुकशेल्फ है जो सफेद हड्डियों से बना है और उस हड्डियों के शेल्फ पर एक काली हार्डकवर वाली पुरानी नोटबुक रखी थी। उसके कानों में वो डरावनी फुफुसाहट गूंजने लगी, फ्लेग्रिया, हॉर्नेसिस, फ्लेग्रिया, टारगेट कंफर्म। लेकिन क्लेन बेवकूफ नहीं था जो सीधे जाकर उसे उठा ले। उसे पता कि नोटबुक के आसपास कोई ट्रैप या सील हो सकती है, इसलिए एक चालाकी की। उसने अपने पेट के पास से एक हाथ बाहर निकाला। जी हाँ, उसके कपड़ों के अंदर से रैत सेनोर का हाथ बहाया। मैरियोनेटिस्ट का रूल नंबर 1, जहां तक हो सके अपने मैरियोनेट कठपुतली को ही खतरे में डालो। जैसे ही उसने वो हाथ नोटबुक पकड़ने के लिए बढ़ाया, तभी दरवाजे पर एक तेज आवाज हुई, धड़ाम, जैसे कोई अंदर आया हो। क्लेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना सोचे समझे अपने मैरियोनेट के हाथ से नोटबुक को झपट्टा मारा और साथ ही अपने असली हाथ से क्रीपिंग हंगर दस्ताने को एक्टिवेट करने की कोशिश की ताकि वो टेलीपोर्ट हो सके। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक इमेज बनी। दरवाजे पर एक फिगर खड़ा था, एक लेडी जिसने हुड वाला रोब पहना हुआ था। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक्सप्रेशन एकदम मुर्दे जैसा। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, सिर्फ गहरा कालापन था। क्लेन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही खौफनाक लेडी थी जिसने ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के टाइम पर तबाही मचाई थी, जिसने मिस्टर ए को एक झटके में मिटा दिया था। क्लेन का दिमाग सुन्न हो गया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो चर्च के सीक्रेट बेसमेंट में है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने अपनी बॉडी की तरफ देखा और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसका शरीर गायब हो रहा था, जैसे कोई रबर से पेंसिल की ड्राइंग मिटा रहा हो, तेजी से, बहुत तेजी से। उसके पैर, हाथ, धड़ सब हवा में मिटते जा रहे थे। उसका मैरियोनेट वाला हाथ नोटबुक को छूने ही वाला था, बस कुछ इंच की दूरी थी। लेकिन उससे पहले ही क्लेन पूरी तरह से गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई दर्द, बस सब। क्या क्लेन सच में मिट खत्म? क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, या ये उस लेडी की कोई अजीब पावर है? दोस्तों, ये क्लिफहैंगर इतना खतरनाक है कि मुझे भी वेट करना मुश्किल हो रहा है। सोचो, नोटबुक बस हाथ में आने ही वाली थी और तभी गेम ओवर। तो भाई, चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने और इंटेंस मोमेंट के साथ। क्लेन, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे बस इतना फील होता है कि उसका दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया हो। उसके मन में बस दो ही थॉट्स आ पाते हैं। पहला तो ये कि सामने वाले की पावर बहुत ज्यादा है, रेसिस्ट करने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरा ये कि क्या मैं इस मौत के बाद फिर से जिंदा हो पाऊंगा। मतलब सोचो, मरने से ठीक पहले बंदे को ये टेंशन है कि रिवाइल होगा या नहीं, और बस उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल पिच ब्लैक। वो एक गहरी नींद में चला जाता है जहां कोई सपना नहीं, बस सन्नाटा है। मुझे लगा कि शायद यहाँ स्टोरी में कोई टाइम स्किप होगा, लेकिन तभी अचानक उस अंधेरे में हलचल होती है। क्लेन को ठंडी हवा महसूस होती है और उसका दिमाग धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। वो अपनी आंखें खोलता है और क्या देखता है? हर तरफ कोहरा यानी फोग फैला हुआ है। आसमान में वो लाल रंग का चांद, जिसे हम क्रिम्सन मून कहते हैं, वो कभी कभी उस कोहरे के बीच से झांक रहा था। क्लेन का पहला रिएक्शन वही था जो हम सबका हो, क्या मैं फिर से जिंदा हो गया, या फिर मैं अंडरवर्ल्ड में आगे हूँ। अगर अंडरवर्ल्ड है तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मिस्टर एजिक से कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन उसका दिमाग अभी भी भारी था, जैसे किसी ने उसके ब्रेन में ग्लू भर दिया हो। धीरे धीरे उसे अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि वो जिंदा है। वो झटके से खड़ा होता है और अपनी बॉडी चेक करने के बजाय सीधे अपने आसपास के माल को स्कैन करता है। और भाई, जो नज़ारा उसके सामने था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वो एक सुनसान जगह पर था और उसके पास ही एक छोटा सा शहर था। उस टाउन में सबसे अजीब चीज थी एक बहुत पुराना कैथेड्रल, पूरा का पूरा काला, एकदम जेट ब्लैक। उस पर कोई बेल टावर नहीं था, लेकिन उसके टॉप पर काले रंग के कौवे यानी रेवंस मंडरा रहे थे। यार, ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां सन्नाटा इतना था कि जैसे पूरी दुनिया मर चुकी हो। आसपास घर थे, बेकरी थी, मिल थी, लेकिन एक भी इंसान नहीं था। अब यहाँ आता है एक मेजर ट्विस्ट। क्लेन को ये जगह जानी पहचानी लगती है। उसे याद आता है कि उसने इस जगह के बारे में पहले सुना है या देखा है। ये सोनिया सी के ईस्टर्न रीजन का वो मिस्टीरियस टाउन है जहां रात के समय लोग गायब हो जाते हैं। मतलब जो बैटल ऑफ गॉड्स के रूइंस हैं, वहां अगर आप रात को सो गए तो सुबह आप गायब मिलोगे। क्लेन को समझ आ जाता है कि वो मुसीबत में बुरी तरह फंस चुका है। उसे लगता कि शायद वो चर्च की उस हाई रैंकिंग लेडी की पावर की वजह से यहाँ भेजा गया है। वो उसे जान से नहीं मारना चाहती थी, बल्कि उसे यहाँ कैद करना चाहती थी, हमेशा के लिए। क्लेन अपनी बॉडी चेक करता है। वो वापस अपने असली रूप क्लेन मोरेटी में आ चुका था। उसने अभी भी वो कीपर वाला ब्लैक रोब पहना हुआ था। अब वो अपने टूल्स चेक करना शुरू करता है। सबसे पहले वो क्रीपिंग हंगर चेक करता है। चलो शुक्र है वो काम कर रहा था। फिर वो एजिक का कॉपर विसल यानी वो सीटी बजाता है। लेकिन भाई, कोई स्केलेटन मैसेंजर नहीं आता। स्पिरिट विजन में भी कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब साफ था, ये जगह स्पिरिट वर्ल्ड से पूरी तरह कटी हुई है। मतलब न कोई यहाँ आ सकता है, न कोई यहाँ से जा सकता है।
ये एक जेल है, परफेक्ट प्रिजन। लेकिन क्लेन अभी भी पैनिक नहीं करता। उसके पास का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, ग्रे फोग के ऊपर जाने का रास्ता। वो सेफिरहा कैसल जो उसका सेफ हाउस है। वो सोचता है कि मैं वहां जाकर यहां से भाग निकलूंगा। वो 4 कदम वाला रिचुअल शुरू करता है, एंटी क्लॉकवाइज। वो मंत्र बोलता है, द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हुआ वो क्लेन के लिए सबसे बड़ा झटका था। रिचुअल पूरा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। न वो पागलपन वाली आवाजें आईं, न वो ग्रेफोक दिखाई दिया। सब कुछ शांत। क्लेन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो शॉक में चला जाता है। उसका कनेक्शन ग्रेफोक से टूट चुका था। सोचो यार, जिस चीट कोड के भरोसे वो इतने बड़े बड़े खतरों से खेलता था, वो अब ब्लॉक हो गया है। उसने मन ही मन सोचा, यार ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अकाउंट बैन हो गया हो। अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई थी। अगर ग्रे फोक काम नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ किसी ट्रू डिएटी यानी किसी असली भगवान का हाथ है। शायद गॉडेस ऑफ एवरनाइट ने खुद ये जगह बनाई है छुपाने के लिए। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो उस डरावने टाउन को एक्सप्लोर करे। शायद बाहर निकलने का रास्ता वहीं मिले। क्लेन ने अपना टैरो क्लब का मीटिंग भी पहले ही कैंसिल कर दिया था, तो उसकी टेंशन नहीं थी। अब वो अपने एक मैरियोनेट यानी अपनी कठपुतली सेनोर को बाहर निकालता है। सेनोर रेत है, यानी एक आत्मा जो दीवारों के आर पार जा सकती है। क्लेन खुद जर्मन स्पैरो के रूप में बदल जाता और सेनोर को आगे भेजता है। वो सावधानी बरत रहा था, खुद पीछे और अपनी कठपुतली को आगे रख रहा था। सेनोर उस धुंध भरे शहर में घुसता है। वहां के घरों के दरवाजे खुले हुए थे, जैसे किसी मेहमान का इंतजार हो रहा हो। अंदर का नजारा देखकर क्लेन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। टेबल पर आधा खाया हुआ ब्रेड पड़ा था, वाइन के गिलास रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग खाना खा रहे थे और अचानक हवा में गायब हो गए। वेनिश्ड यानी गायब। ये शब्द क्लेन के दिमाग में गूंजने लगता है। वो एक मिल यानी चक्की को देखता है जो हवा से चल रही थी, लेकिन वहां कोई आटा नहीं निकल रहा था। सब कुछ इतना अजीब था कि क्लेन को फिर से कुछ याद आने लगता है। उसे लगता है कि ऐसा सीन उसने कहीं पढ़ा है, और फिर क्लिक होता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा होर्नेसिस माउंटेन रेंज की पीक पर मिले पुराने खंडरों में देखा गया था। वहां भी लोग ऐसे ही गायब हुए थे। खाना प्लेटों में रखा रह गया था और लोग बस था गायब। क्लेन का चेहरा उतर जाता है। वो सोचता है, यार मैं एंटीगोनस फैमिली और होर्नेसिस पीक की मुसीबत बचने की कोशिश कर रहा था और घूम फिर के वहीं आ गया। मतलब किस्मत देखो बंदे की, जिससे भाग रहा था उसी के जाल में फंस गया। लेकिन अभी पैनिक करने का टाइम ही था। वो गहरी सांस लेता है और सेनोर को और अंदर भेजता है। तभी अचानक क्लेन को कदमों की आवाज सुनाई देती है, हल्के हल्के कदम। इस सन्नाटे में वो आवाज किसी बम धमाके से कम नहीं थी। क्लेन तुरंत एक मिल के अंदर छुप जाता है और अपने मैरियोनेट को रोक देता है। कुछ ही सेकंड्स में सेनोर देखता है कि पास की एक गली से कोई बाहर आ रहा है, और वो कोई भूत या राक्षस नहीं था। वो एक औरत थी। उसने एक प्योर व्हाइट रोब पहना हुआ था, बाल पीछे बंधे हुए थे और उसकी गर्दन लंबी और सफेद थी। वो देखने में बेहद खूब। सवाल यह है, इस वीरान शापित शहर में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये खूबसूरत औरत कौन है? क्या ये कोई और सर्वाइवर है, या फिर ये वो खतरा है जिससे सब डरते हैं? यहाँ पर आकर ये चैप्टर एक बहुत ही सस्पेंसफुल नोट पर खत्म होता है। क्लेन की हालत अभी आगे कुआ पीछे खाई वाली है। चीट कोड्स बंद है, जगह अनजान है, और अब ये मिस्टीरियस लेडी। मुझे तो लग रहा है कि ये औरत नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो भाई लोग, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर एट 133 के नरेशन में। आज का चैप्टर सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी और सस्पेंस से भरा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहानी वहीं से जहां हम उस डार्क और फोगी टाउन में थे। सीन कुछ ऐसा है कि उस घने कोहरे और अंधेरे के बीच एक गली से एक औरत बाहर निकलती है, और भाई उसका वहां होना ही सबसे बड़ी अजीब बात थी। मतलब वो जगह इतनी डरावनी और गंदी थी, और ये औरत एकदम प्योर साफसुज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक सिंपल सा रोब पहना हुआ था और उसके बाल ढीले बंधे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा ग्रेसफुल लग रही थी। किसी की भी नजर अगर उस पर पड़ती तो वो बस उसे देखता ही रह जाता। उसकी खूबसूरती ही ऐसी थी। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये थी कि उस औरत ने सीनियर को नोटिस कर लिया। जी हाँ, वही सीनियर जो अब हमारा एडमिरल ऑफ ब्लड है, यानी क्लेन का मैरियोनेट। उस औरत का एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हो गया, जैसे वो उसे पहचानती हो। फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आई और उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, सीनियर तुम मैरिनेट कब बन गए? अगर एवरनाइट की पावर्स ने तुम्हें इतना ज्यादा कंटेमिनेट नहीं किया होता तो मैं शायद तुम्हें पहचान भी नहीं पाती। भाई साहब, ये मोमेंट क्लेन के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। भले ही वो औरत सीनियर से बात कर रही थी, लेकिन असल में वो डायरेक्ट उस कंट्रोलर से बात कर रही थी जो उसे चला रहा था, यानी अपने क्लेन से। क्लेन जो पास ही में एक पुरानी ग्रेइश वाइट मिल के अंदर छुपा हुआ था। उसका दिमाग तेजी से चल, मन में सोचा, यार ये तो गड़बड़ हो गई। ये जो डेड और कोड हो रहा है, इसे छुपाना नामुमकिन है। मैं हायर सीक्वेंसेस के बियॉन्डर्स को बेवकूफ नहीं बना सकता। क्लेन को उम्मीद थी कि वो कहीं छुपकर सीनियर के थ्रू उस औरत से बात कर लेगा ताकि खुद सेफ रहे। लेकिन यहाँ तो भांडा फूक गया, और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये जगह फॉग की पावर को भी रोक रही थी। इसका मतलब ये था कि अगर क्लेन यहाँ मरता है तो शायद वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, कोई रिस्पॉन नहीं होगा भाई।
क्लेन ने तुरंत अपने मैरियोनेट यानी सीनियर के गले से एक भारी और अजीब सी आवाज निकाली। उसने कहा, अगर तुम यहाँ से जा पाती तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं अपने मास्टर को 1 महीने से ज्यादा समय से सर्व कर रहा हूँ। यहाँ क्लेन ने बहुत स्मार्टली एडमिरल ऑफ ब्लड के टोन और एक्सपीरियंस को कॉपी किया, जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। यही तो एक मैरियोनेटिस्ट का असली काम है, एक्टिंग करना। हर कठपुतली की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। साथ ही क्लेन ने अपनी बात में एक कीवर्ड छुपा दिया था, लीव यानी छोड़ना या जाना, ताकि वो बातों बातों में यहाँ से निकलने का टॉपिक छेड़ सके। अब देखो, क्लेन का यहाँ कोई प्लान नहीं था कि वो उस औरत से लड़ाई करे, चाहे वो कोई डीमनेस ही क्यों ना हो। पहली बात तो ये कि क्या वो सच में एक अच्छी डीमनेस है, और दूसरी बात, क्या क्लेन के पास इतनी पावर है कि वो उससे लड़ सके। इन सब सवालों को साइड में रखकर सबसे जरूरी बात ये थी कि वो दोनों इस अजीब से टाउन में फंसे हुए थे। तो अभी के लिए लड़ाई करने से बेहतर था कि उससे बात करके कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। वो औरत जो सफेद रोब में थी हंसते हुए बोली, तुम अपनी एक्टिंग करना कभी नहीं भूलते। ऐसा लगता है कि तुम बहुत जल्दी मैरियोनेटिस का पोषण डाइजेस्ट कर लोगे। फिर उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम सीक्रेट आर्डर के मेंबर हो? अब यहाँ क्लेन को थोड़ा डाउट हुआ। ये औरत सीयर पाथवे के बारे में काफी कुछ जानती है। क्लेन ने सोचा, हम डीमनेस सेक्ट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो फोर्थ इपोक में एक्टिव था। हो सकता है उनका जाराचुल या एंटीगोनस फैमिली से कोई लेना देना हो, इसलिए सीयर पाथवे की जानकारी होना नॉर्मल है। पर शर्त यह है कि ये लेडी वाकई में एक डीमनेस हो। क्लेन ने जानबूझकर पूछा, क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? वो बस ये चेक करना चाहता था कि क्या कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी सीयर पाथवे को कंट्रोल करता है या नहीं। वो खूबसूरत लेडी धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीनियर के करीब झुकते हुए बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो। हम दोनों यहाँ जिलावतन यानी एग्जाइल किए गए हैं, और ये एक तरह की उम्र कैद जैसा है। पास्ट का अब कोई मतलब नहीं है, जो मायने रखता है वो है फ्यूचर। क्या हम मिलकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं? क्लेन समझ गया कि उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना आसान नहीं है। उसने अपने रेथ यानी मैरियोनेट के जरिए जवाब दिया, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। वैसे मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? जैसे ही वो लेडी सीनियर के करीब आई, क्लेन को अपने मैरियोनेट की सूंघने की शक्ति से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग खुशबू का एहसास हुआ। और भाई, यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उसकी बातें सुनकर क्लेन के दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में मोरालिटी को छोड़ो और एक दूसरे की मदद करो। मतलब समझ रहे हो ना, एक रोमांटिक टाइप की फीलिंग आने लगी। क्लेन ने तुरंत अपने आप को संभाला और सोचा, ये पक्का एक डीमनेस है। इसकी आवाज जितनी सुन रहा हूँ उतनी जानी पहचानी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि ये कौन है। प्रॉब्लम ये थी कि इस सिचुएशन में वो ड्रीम डिविनेशन भी यूज नहीं कर सकता था। अगर वो बेहोश हुआ तो ये औरत मौका देखकर उसका खेल खत्म कर सकती है। वो लेडी जिसके अंदाज में एक नशा सा था, उसने अपने बाल ठीक किए और अपना नाम बताया, पेनेशिया। और फिर उसने पूछा, और तुम? क्लेन ने पहले सोचा कि कोई रैंडम नाम बता दे, जैसे अरोरा आर्डर का मिस्टर एक्स या डेथ अनाउंसर का सेकंड मेट। आखिरकार पास क्रीपिंग हंगर था जिससे वो उनकी पावर्स कॉपी कर सकता था। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपना असली नाम, मतलब जो अभी वो यूज कर रहा है, वही बताएगा। उसने कहा, गेरमन स्पैरो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये डीमनेस कब से यहाँ है। हो सकता है उसे एडमिरल ऑफ ब्लड के गायब होने की खबर पहले से हो। पेनेशिया ने सिर हिलाया और पूछा, तुम अंदर कैसे आए? क्लेन ने सच नहीं छुपाया और मैरियोनेट के थ्रू बोला, मैं एक अनजान लेडी से मिला था। उसने एक हुड पहना हुआ था और उसकी आंखें रात की तरह थीं, लेकिन उनमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। पेनेशिया 2 सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तो वो हर्थी है। उसने ज्यादा डिटेल नहीं दी और हंसते हुए बोली, तुमने ऐसा क्या कर दिया था? तुमने सच में चर्च ऑफ एवरनाइट को मजबूर कर दिया कि वो हर को तुम्हारे पीछे भेजें। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि पेनेशिया ने उस लेडी के लिए हर शब्द यूज किया था जो बहुत इज्जतदार माना जाता है। क्लेन का दिमाग तेजी से दौड़ा, क्या वो लेडी कोई एंजेल है या चर्च की कोई बहुत बड़ी एसेटिक? पेनेशिया को उसके बारे में काफी पता लगता है। क्लेन ने गोलमोल जवाब दिया, मैं सेंट सैमुएल कैथेड्रल में घुस गया था और एक सील्ड आर्टिफैक्ट चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में उसने पूरी बात नहीं बताई क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो उस लेडी से कैसे मिला। क्लेन को यकीन था कि एक एंजेल के लिए सेंट सैमुएल कैथेड्रल के बेसमेंट में हमेशा रहना पॉसिबल नहीं है। पेनेशिया ने जैसे कुछ कन्फर्म करते हुए कहा, तो ऐसा है? तो वो वाकई में सैमुएल कैथेड्रल के बेसमेंट में है। क्लेन ने इस बात को नोट कर लिया कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में सेंट सैमुएल कैथेड्रल के बारे में बात करते हुए सेंट शब्द यूज नहीं किया जाता। पेनेशिया ने टॉपिक बदला और स्माइल करते हुए बोली, चलो पास्ट को छोड़ो। जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ से एस्केप कैसे करें। क्लेन ने मौके का फायदा उठाते हुए सीनियर से पूछा, तुम इस जगह के बारे में क्या जानती हो? पेनेशिया ने टाउन के बीच में बने उस नुकीले कैथेड्रल की तरफ देखा और कहा, ये जगह न तो रियल वर्ल्ड है, न स्पिरिट वर्ल्ड, और न ही ये एस्ट्रल वर्ल्ड है। ये किसी तरह की सीक्रेट हिडन स्टेट में है। मैंने यहाँ का लगभग सारा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है, टाउन के बाहर का भी। मुझे कोई सुराग नहीं मिला। अब बस वो कैथेड्रल बचा है, शायद सारे राज उसी के अंदर छुपे हैं।
क्लेन ने अपने मैरियोनेट से पूछा, तो तुम उस कैथेड्रल को एक्सप्लोर क्यों नहीं करती? पेनेशिया ने अपने सफेद रोब को खींचा जिस पर फटने के निशान थे। उसने कहा, मेरा इंट्यूशन कहता है कि अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। फिर उसने तुरंत एक सलूशन दिया। उसने कहा, अब हमारे पास एक तरीका, तुम्हारा मैरियोनेट हमारे लिए स्काउटिंग कर सकता है। अगर वो खो भी गया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। चिंता मत करो, जैसे ही हमें अंदर की सिचुएशन पता चल जाएगी मैं तुम्हें एक बेहतर मैरियोनेट ढूंढ कर दूंगी। वैसे भी ये वाला ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं लग रहा। बात तो लॉजिकल थी, लेकिन क्लेन को उस भर भी भरोसा नहीं था। भाई, वो एक डीमनेस है, उस पर ट्रस्ट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। क्लेन ने न तो हाँ कहा और न ही ना, बस मौका देखकर पूछा, क्या यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? पेनेशिया ने होंठ सिकोड़े और कहा, कई वजहों से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वो सब गायब हो चुके हैं। क्लेन का दिल जोर से धड़का, सब गायब हो गए? उसने पूछा, क्या हुआ? पेनेशिया ने आह भरते हुए कहा, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। कुछ लोग उन इमारतों में गए और वहां का खाना खाया और फिर वो गायब हो गए तुरंत। और इस बार डिविनेशन के रिजल्ट्स बताते हैं कि वो अपनी जान गंवा चुके हैं और हमेशा के लिए सो गए हैं। ये सुनकर क्लेन की हालत खराब हो गई। मतलब इस टाउन में इरेज होने वाले इवेंट्स होते हैं, लोग बस एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। फिर उसे एक और बात आई और वो लगभग बोल ही पड़ने वाला था, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? लेकिन उसे डर था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इसलिए उसने अपनी जुबान पर लगाम लगाई। उसने सीनियर के थ्रू इनडायरेक्टली पूछा, तुम यहाँ कब से हो? पेनेशिया ने हंसते हुए कहा, शायद आधा साल हो गया है। मैंने यहाँ कई लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरों को खाते हुए देखा है। शुक्र है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और मैं थोड़े से खाने में भी लंबे समय तक जिंदा रह सकती हूँ। और इंसान की बॉडी पर ऐसा खाना होता है जिसे लेने से बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये लाइन सुनकर तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये इनडायरेक्टली कैनिबलिज्म की बात कर रही थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कोहरे के पीछे लटके हुए उस लाल चांद की तरफ इशारा किया। उसने कहा, और चीज जिसका ध्यान रखना जरूरी है, जब एक क्रिम्सन मून साफ हो जाता है तो यहाँ बदलाव आते हैं। ये जगह बेहद खतरनाक हो जाती है। उसी की वजह से मैं बुरी तरह घायल हो गई हूँ। ये कहते हुए उसने अपने सफेद रोब के एक फटे हुए हिस्से की तरफ इशारा किया। क्लेन ने अनजाने में सीनियर की नजरों से वहां देखा। उसने देखा कि उसके कॉलबोन के पास, जहां कपड़ाटा हुआ था, एक बहुत गहरा घाव था। वहां उसकी गोरी स्किन के बीच से हड्डी दिख रही थी। लेकिन तभी वो नजारा बदल गया। उस स्किन पर अचानक मिस्ट्री के घने पैटर्न्स उभर आए, जिनमें अंधेरे और बुराई के रंग भरे हुए थे। क्लेन का दिमाग जैसे फट सा गए। उसके कानों में अजीब सी चीखें और बड़बड़ाहट गूंजने लगी। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया और उसकी बॉडी तेजी से कमजोर पड़ने लगी। वो खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ गिर गया। उसे जबरदस्त खांसी आने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन तभी उसे वो सफेद रोब और दो लंबे पैर दिखाई दिए। पेनेशिया, वो लेडी, वो खतरनाक डीमनेस, पहले ही उस ग्रेइश व्हाइट मिल के अंदर आ चुकी थी। वो तड़पते हुए गेरमन स्पैरो यानी क्लेन को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके साफ सफेद दांतों के बीच में खून के रंग के रेशे दिख रहे थे। उसने बहुत धीमे से लेकिन डरावने अंदाज में कहा, गॉट यू, यानी पकड़ लिया तुम्हें। और भाई, यहाँ पर चैप्टर एक बहुत ही हॉरर नोट पर खत्म होता है। क्लेन का छुपना बेकार गया। उस डीमनेस ने उसे ढूंढ ही लिया और वो पूरी तरह उसके रहमो करम पर है। उस घाव को देखकर क्लेन पर जो असर हुआ वो बताता है कि ये कोई नॉर्मल चोट नहीं थी, बल्कि किसी हायर बीइंग का करप्शन था। चैप्टर 134 के बारे में, जिसका टाइटल है गुड लक। अब टाइटल सुनकर आपको लग रहा होगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन भाई, यहाँ लॉटरी नहीं लगने वाली, बल्कि जान के लाले पड़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि पनातिया ने क्लेन को घेर लिया था। सीन वहीं से शुरू होता है। पनातिया, जो कि एक खौफनाक लेडी है, वो अपनी इनविजिबल थ्रेड्स यानी अदृश्य धागों से क्लेन को लपेटने लगती है। वो धीरे से बोलती है, गॉट यू, मतलब बेटा अब तुम गए। सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे कोई मकड़ी अपने शिकार को जाल में फंसा रही हो। क्लेन पूरी तरह से उन धागों में जकड़ता जा रहा था, जैसे कोई कोकुन बन रहा हो। लेकिन यहाँ पे हमारा हीरो क्लेन, जो जर्मन स्पैरो बना हुआ है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। अचानक वो ब्लैक रोब वाला फिगर जो क्लेन लग रहा था, वो पतला होने लगता है और देखते ही देखते वो एक पेपर फिगरीन में बदल जाता है जिस पर जंग लगा हुआ था। जी हाँ, ये वही पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट वाली ट्रिक है जो क्लेन अक्सर यूज करता है। असली क्लेन तो उस ग्रे मिल के बाहर दिखाई देता है और वो पागलों की तरह शहर की गहराई की तरफ भाग रहा होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो ऑथर ने बताई है वो ये है कि क्लेन ने इटर्नल ब्लेजिंग सन यानी सूरज देवता की असली बॉडी को देखा हुआ है। अब आप सोचो, उसने साक्षात भगवान को देख लिया हो और जिंदा बच गया हो, उसका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग होगा। इसीलिए पनातिया, जो कि एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रिएचर है, उसका मेंटल इम्पैक्ट क्लेन पर उतना असर नहीं कर पाया जितना बाकियों पर करता। हालांकि उसका सर फट रहा था, भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन ग्रे फॉग की मदद के बिना भी उसने खुद को संभाल लिया। भागते भागते उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा हो रहा है। उसे बीमारियां लग रही थीं, जैसे उसका शरीर अंदर से म्यूटेट हो रहा हो। वो गिरते गिरते बचा और उसने अपनी जोर की खांसी को एक कवर की तरह यूज किया ताकि वो दोबारा पेपर फिगरीन यूज कर सके। क्लेन के पास ये पेपर डॉल काफी सारी थीं,
क्योंकि ये कोई मिस्टिकल आइटम्स नहीं है, तो इन्हें कैरी करने में कोई रिस्क नहीं था। भागते हुए क्लेन ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। उसने अपनी उंगलियों को रगड़ा और मिल के अंदर जो ढेर सारा आटा पड़ा था उसमें आग लगा दी। भाई साहब, फिजिक्स का रूल है, अगर हवा में आटा फैला हो और चिंगारी मिल जाए तो वो बम की तरह फटता है। और वही हुबूम, एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी मिल हवा में उड़ गई। आग की लपटें और वो ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पनातिया की बॉडी किसी शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। लेकिन रुको, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल पनातिया का असली रूप क्लेन के ठीक पीछे प्रकट हो गए। उसके बाल, जो पहले बंधे हुए थे, अब वो हवा में लहरा रहे थे और सांपों की तरह क्लेन की तरफ बढ़ रहे थे। यार, ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्लेन ने तुरंत चुटकी बजाई और पास के एग के पत्ते में आग लगा दी। यहाँ उसने फ्लेमिंग जंप यूज किया और साथ में मारियोनेट यानी सेनर को कमांड दी। सेनर, जो कि एडमिरल ऑफ ब्लड है, उसने मिरर लीप यूज किया और पास के एक 2 मंजिला घर की खिड़की में जा पहुंचा। क्लेन का प्लान ये था कि वो सेनर को एक रेत यानी आत्मा की फॉर्म में पनातिया के अंदर घुसा दे और उसे कंट्रोल कर ले। सोचो कितना रिस्की प्लान है, एक डेमीगॉड लेवल के दुश्मन को पोसेस करने की कोशिश करना। क्लेन खुद आग की लपटों में गायब हो गया और कुछ मीटर दूर जाकर निकला, लेकिन पनातिया की आंखें, भाई, उसकी आंखें तो जैसे कोई जादुई आईना थीं। उनमें सेनर की परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई ओवरलैप हो रही थी। सब कुछ केओस में बदल रहा था। क्लेन समझ गया कि दाल नहीं गलने वाली। उसने सेनर को खिड़की से बाहर निकाला और उसे वेयरवॉल्फ फॉर्म में बदल दिया ताकि वो सीधा पनातिया पर हमला कर सके। यहाँ पर क्लेन ने कंफर्म कर लिया था कि पनातिया कोई आम बियोंडर नहीं है, बल्कि वो एक डेमिगॉड लेवल की डिमोनेस है। डेमिगॉड मतलब सीक्वेंस 4 या उससे, यानी पावर गैप बहुत ज्यादा है। पनातिया के बाल और वो इनविजिबल धागे एक मकड़ी के जाले की तरह सेनर के ऊपर आ गिरे, लेकिन जैसे ही वो टच होने वाले थे, सेनर, जो कि एडमिरल ऑफ ब्लड है, वो अपनी रेत फॉर्म में आ गया। मतलब वो फिजिकल से नॉन फिजिकल हो गया ताकि धागे उसके आर पार निकल जाएं। स्मार्ट मूव है ना? लेकिन पनातिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बस एक हल्की सी हुंकार भरी, हम्फ, और भाई गेम ही पलट गया। अचानक वो काले बाल और इनविजिबल धागे जो सेनर को टच कर रहे थे उनमें काली आग लग गई। ये कोई नॉर्मल आग नहीं थी, ये स्पिरिचुअलिटी को ईंधन की तरह यूज कर रही थी। मतलब सेनर की आत्मा ही जलने लगी। पापा, आग की वजह से सेनर वापस वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया और उसके हाथ पैर कट-कट कर गिरने लगे। और देखते ही देखते एक सीक्वेंस 5 का पावरफुल बियोंडर, एडमिरल ऑफ ब्लड, पूरी तरह से खत्म हो गया, राख बन गया। यार, यहाँ पर मुझे क्लेन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सेनर उसका सबसे पावरफुल मारियोनेट था, उसकी सबसे बड़ी एसेट, और वो एक पल में बर्बाद हो गया। लेकिन अभी रोने का टाइम नहीं था। क्लेन लगातार चुटकियां बजा रहा था, एक आग से दूसरी आग में कूद रहा था, भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने पनातिया से कुछ 100 मीटर की दूरी बना ली थी, लेकिन अचानक क्लेन का माथा जलने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं, जैसे फेफड़ों में आग लग गई हो। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। हुआ ये था कि पनातिया की जो बीमारी फैलाने वाली पावर है, वो क्लेन पर असर कर गई थी। चूंकि उसने पेपर फिगरीन यूज करने में थोड़ी देर कर दी थी, वो पूरी तरह से डैमेज ट्रांसफर नहीं कर पाया। क्लेन ने सोचा था कि वो बस रेंज से बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन उसकी हालत तो तेजी से बिगड़ती जा रही थी। 100 मीटर दूर होने के बावजूद इन्फेक्शन रुक नहीं रहा था। थर्ड, क्लेन के घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो दोबारा चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उंगलियों में जान ही नहीं थी। तभी उसके कानों में पनातिया की हंसी गूंजी, एक सुरीली लेकिन डरावनी हंसी। वो बोली, तुम चाहे शहर के दूसरे कोने तक भाग जाओ, मेरी बीमारियों से नहीं बच सकते। और फिर उसने जो रिवील किया, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, बैकलैंड में जो पूरा ईस्ट बोरो था, वो मेरे बनाए हुए प्लेग फॉग में डूबा था। ओह माय गॉड! दोस्तों, याद आया, ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड, वो घटना जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये औरत, ये पनातिया, उस ट्रेजेडी के पीछे के असली मास्टरमाइंड्स में एक है। ये लेडी डेस्पेयर है, जिसने मिस्टर ए के साथ मिलकर वो तबाही मचाई थी। क्लेन का दिमाग सुन्न पड़ गया। एक तरफ जानलेवा बीमारी का दर्द और दूसरी तरफ ये खौफनाक सच। उसे इतनी जोर की खांसी आ रही थी कि वो अपनी कोई भी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। पनातिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, जैसे कोई भिखारी कई दिनों बाद एक गर्मा गर्म स्टेक देख रहा हो। लेकिन सबसे घिनौना सीन तो अब आता है। पनातिया के हाथों में सेनर की टूटी हुई बॉडी के टुकड़े थे, उसका धड़ उसके हाथ, और ये उसका खाना था। जी हाँ, आपने सही सुना, वो एक कैनिबल बन चुकी थी। उसने क्लेन की तरफ देखा और पागलपन भरे टोन में बोली, तुम्हारी चुटकी बजाने की आवाज अच्छी थी। मुझे लगता है तुम्हारी इन 2 उंगलियों का स्वाद भी काफी अच्छा होगा। यार, ये सुनते ही मुझे तो उल्टी आने को हो गई। उसने सेनर की उंगली अपने मुंह में डाली और उसे चबाना शुरू कर दिया। क्रच! हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। क्लेन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी खुद की उंगलियां चबाई जा रही हों। क्लेन को समझा गया कि लेडी डेस्पेयर पनातिया अब पूरी तरह पागल हो चुकी है। शायद यहाँ फंसने के बाद खाने की कमी की वजह से उसने दूसरे बियोंडर्स को खाना शुरू कर दिया। और बियोंडर फ्लेश खाने से पागलपन तो आएगा ही। नॉर्मल सिचुएशन में वो बियोंडर कैरेक्टरिस्टिक के निकलने का वेट करती, लेकिन यहाँ भूख ने उसे जानवर बना दिया था।
क्लेन बिल्कुल हताश हो चुका था। उसे लगा कि अब उसका गेम ओवर है। वो सोचने लगा कि कोई तो तरीका होगा बचने का, कुछ तो होगा। और तभी किस्मत ने पलटी मारी। अचानक आसमान में जो लाल चांद था वो और ज्यादा ब्राइट हो गया। क्रिम्सन मून की रोशनी अचानक से तेज हो गई। क्लेन ने देखा कि पनातिया, जो अभी तक एक शिकारी लग रही थी, उसके चेहरे पर खौफ आ गया। वो बुरी तरह डर गई। बिना एक सेकंड गंवाए वो पलटी और पास की एक बिल्डिंग में घुस गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उधर क्लेन को भी अचानक अपनी बीमारी में थोड़ी राहत मिली। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। वो जो कोहरा था वो छंट रहा था और लाल चांद एकदम साफ और क्लियर चमक रहा था। रोशनी पूरे शहर पर पड़ रही थी। क्लेन का दिल जोर से धड़का। उसे पनातिया की कही एक बात याद आई, जब लाल चांद साफ हो जाए तो यहाँ बदलाव आएंगे। ये जगह बेहद खतरनाक हो जाएगी। मतलब पनातिया क्लेन से नहीं बल्कि उस चीज से डर रही थी जो अब होने वाला था। क्लेन ने भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टूटी फूटी हालत में घिसते हुए पास वाली बिल्डिंग में पनाह ली। उसने भी अंदर घुसते ही दरवाजा लॉक कर दिया। अब सस्पेंस ये है कि बाहर ऐसा क्या होने वाला है जिससे एक डेमिगॉड भी डर कर भाग गई। क्या वो लाल चांद कोई मदद है या कोई नई मुसीबत? और क्या क्लेन इस नई मुसीबत से बच पाएगा? तो दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने पिछले चैप्टर में छोड़ा था। क्लेन अपनी जान बचाकर एक बिल्डिंग के अंदर घुसता है और दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन भाई, अंदर का माहौल भी कुछ कम डरावना नहीं था। खिड़कियों पर मोटे और गहरे रंग के पर्दे लगे हुए थे जो हमेशा बंद रहते हैं। सिर्फ थोड़ी सी लाल चांदनी, यानी वो क्रिम्सन मून अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में बस हल्का सा उजाला था, बाकी सब अंधेरा। क्लेन ने इधर उधर ज्यादा चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। उसे एक लकड़ी की कुर्सी दिखी और वो चुपचाप उस पर बैठ गया। और बैठते ही उसने सबसे पहले क्या किया, उसने कोजिटेशन शुरू कर दिया। यानी वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगा। अब आप पूछोगे कि इतनी जल्दी क्या थी? तो भाई, याद करो पिछले सीन में उसने क्या देखा था। उसने पनाटिया को देखा था, जो एक सेंट लेवल की बियॉन्डर है और वो अपनी इनकम्प्लीट मिथिकल क्रिएचर फॉर्म में थी। इस दुनिया का रूल है, अगर आप किसी मिथिकल क्रिएचर को देख लेते हो तो आपका दिमाग फट सकता है, आप पागल हो सकते हो, या फिर आपकी बॉडी म्यूटेट होकर मॉन्स्टर बन सकती है। और यहाँ तो वो ग्रे फॉग वाला सेफ स्पेस भी नहीं था जहाँ क्लेन को रिकवरी मिल सके। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। क्लेन मेंटल ब्लो झेलने में थोड़ा टफ है, इसलिए वो तुरंत पागल नहीं हुआ और इसी वजह से वो वहां से भाग पाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया था। वो कुर्सी पर बैठा खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में अजीब से बदलाव हो रहे थे। इमेजिन करो, सन्नाटे में उसे अपने ही गाल की हड्डियों यानी चीकबोन्स के चटकने की आवाज आ रही थी। उसके काले बाल अपने आप पागलों की तरह लंबे और घने होते जा रहे थे। उसका सीना कपड़ों को फाड़कर बाहर निकल रहा था और उसकी स्किन पर, भाई ये बहुत ही घिनौना है, उसकी स्किन पर छोटे छोटे मीट टेंड्रिल्स यानी मांस के रेशे निकल रहे थे। मतलब वो सचमुच एक मॉन्स्टर में बदल रहा था। करीब 30 सेकंड तक ये ड्रामा चला और फिर फाइनली क्लेन ने चैन की सांस ली। उसने अपनी बॉडी कंट्रोल वापस पा लिया था। यहाँ पर क्लेन को एक नई बात पता चली पनाटिया के बारे में। वो जिस लेवल पर है, उसका कोर यानी उसकी ताकत का आधार है डिस्पेयर यानी निराशा, और वो बीमारियां और प्लेग फैलाने में एक्सपर्ट है। क्लेन ने अपनी बॉडी को चेक किया, बाल, स्किन सब नॉर्मल हो गया था। यहाँ पर क्लेन खुद सोचता है, यार पिछली बार मैं इटर्नल ब्लेजिंग सन को देखकर लगभग जल गया था और इस बार मैं लगभग एक डिमनेस बनने वाला था। शुक्र मनाओ कि क्लेन एक फेसलेस है। फेसलेस होने का फायदा ये है कि वो अपनी बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर वो फेसलेस नहीं होता तो मीट टेंडल्स को हटाने के लिए उसे सर्जरी या किसी और की मदद लेनी पड़ती। अब जब वो फिजिकली ठीक हो गया तो उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश की। वो खड़ा हुआ और उन बंद पर्दों की तरफ देखा। तभी अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे बाहर गली से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर बहुत भीड़ है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कोई मेला लगा हो। लेकिन भाई, ये शहर तो पूरी तरह वीरान था, यहाँ तो कोई नहीं रहता था। फिर ये आवाजें किसकी थीं? उसे सुनाई दे रहा था कि लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेड खरीदे या बीफ, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन क्लेन ने नोट किया कि इन फिगर्स में से कोई भी बिल्डिंग्स के अंदर नहीं आ रहा था, वो बस सड़कों पर घूम रहे थे। और अगर ध्यान से सुनो तो उनकी बातें इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जंगली जानवर गुर्रा रहे हों। ये सीन इमेजिन करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर घना कोहरा, लाल चांदनी और जानवरों की गुर्राहट जो इंसानी बातों जैसी लग रही है। क्लेन समझ गया कि बाहर जाना तो मौत को दावत देना है। पनाटिया जैसी डेमीगॉड भी इन खतरों से छुप रही थी, तो क्लेन क्या चीज है? उसने सोचा, मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तो चांदनी दिख रही है। लेकिन अगर कोहरा वापस आ गया और चांद छुप गया तो पनाटिया फिर से आजाद हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। क्लेन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल ये था, बिना बाहर निकले वो अपनी लोकेशन कैसे बदले? क्लेन की नज़र उस काली और डरावनी स्पायर्ड कैथेड्रल पर थी। पनाटिया ने बातों बातों में बताया था कि वो उस कैथेड्रल से डरती है। वो इकलौती जगह है जहां वो शिकार करने नहीं जाती। अब हो सकता है कि पनाटिया झूठ बोल रही हो, लेकिन क्लेन का मानना था कि इस सिचुएशन में वो शायद सच ही बोल रही थी, क्योंकि उसके लिए क्लेन बस एक शिकार था और शिकारी अपने खाने से झूठ क्यों बोलेगा?
तो क्लेन ने डिसाइड किया कि उसे उस कैथेड्रल तक पहुंचना ही होगा। उसने अपने बाएं हाथ में पहने क्रिपिंग हंगर ग्लव को एक्टिवेट किया और उसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। क्लेन ने ट्रेवलिंग पावर यूज करने की कोशिश की, हालांकि उसे पता था कि इस अजीब जगह पर स्पिरिट वर्ल्ड में घुसना मुश्किल है। लेकिन अभी लाल चौन्नी साफ थी और ऐसे टाइम पर मिस्टर डोर की पावर बढ़ जाती है, तो उसने सोचा शायद काम बन जाए। क्लेन की बॉडी गायब होने लगी, लेकिन अगले ही पल वो वापस वहीं दिखाई देने लगा। टेलीपोर्टेशन फेल हो गया। क्लेन ने सोचा, मैं स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रेवलिंग पावर यहाँ सिर्फ एक इनविजिबिलिटी क्लॉक की तरह काम कर रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसने दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने थ्योरी बनाई कि हम सब स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इस जगह पर वो कनेक्शन हिडन यानी छुपा हुआ है। इसीलिए वो स्पिरिट वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज यूज तो कर पा रहा है, जैसे गायब होना, लेकिन उसके अंदर ट्रेवल नहीं कर पा रहा। खैर, थ्योरी तो ठीक थी, लेकिन प्लान भी क्या। क्लेन ने सोचा कि वो फ्लेमिंग जंप का यूज करेगा, आग के जरिए एक घर से दूसरे घर में कूदना। उसने अपनी उंगली चटकानी चाहिए ताकि पड़ोस वाली बिल्डिंग में पड़ी एक मोमबत्ती जल जाए। उसका प्लान था कि खिड़की से बाहर निकले बिना वो आग के जरिए ट्रेवल करेगा और धीरे धीरे कैथेड्रल के पास पहुंच जाएगा। उसने चुटकी बजाई और पड़ोस की बिल्डिंग में एक लाल रंग की लपट जल उठी, रोशनी फैल गई और उसी पल बाहर सड़क पर एकदम सन्नाटा छा गया। सारी आवाजें, वो जानवरों जैसी गुर्राहटें सब बंद। सड़क पर घूमने वाले वो साए, वो अजीब क्रिएचर्स, सब के सब रुक गए और उन सब ने एक साथ उस बिल्डिंग की तरफना शुरू कर दिया जहां आग जली थी। भाई क्लेन की हालत खराब, उसका पसीना छूट गया। उसने तुरंत अपनी गलती का एहसास किया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए फिर से चुटकी बजाई और आग बुझा दी। कुछ पल की डरावनी खामोशी रही और फिर वापस वो शोर शराबा शुरू हो गया। वो साए फिर से इधर उधर घूमने लगे। क्लेन ने राहत की सांस ली और माथे से पसीना पोंछा। ये बहुत क्लोज था। उसने रियलाइज किया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। नॉर्मली उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे खतरे से पहले वार्न कर देती है, लेकिन यहाँ ग्रे फॉग का कनेक्शन कट जाने की वजह से उसका वो सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा था। वो अब बस एक नॉर्मल मैग्नेटिस्ट जितना ही पावरफुल था। कोई एक्स्ट्रा स्पेशल पावर नहीं थी उसके पास। इसी वजह से वो पनाटिया के जाल में भी फंसा था। उसे खतरे का एहसास ही नहीं हुआ था। क्लेन ने खुद को समझाया, अब और कोई गलती नहीं, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। उसने अपने आइटम्स और पावर्स को से एनालाइज किया और उसे एक आइडिया आया, ट्रेवलर्स डोर ओपनिंग। ये एक ऐसी पावर है जिसे वो अक्सर इग्नोर कर देता था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन ज़्यादा कूल है। लेकिन यहाँ जहाँ वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, दीवारों के आर पार जाने की ये पावर ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। उसने कंफर्म करने के लिए अपने सोने के सिक्के से टॉस करके डिविनेशन किया। जवाब पॉजिटिव था, उसे दीवारों के आर पार जाना चाहिए। बिना देर किए क्लेन दीवार के पास गया, हाथ रखा और चुपचाप पत्थर की दीवार के आर पार निकल गया, जैसे कोई भूत हो। वो एक के बाद एक टेरेस हाउसेस को पार करता गया और आखिरकार वो उस बिल्डिंग में पहुंच गया जो कैथेड्रल के सबसे करीब थी। अब उसे बस एक या दो बार और जंप करना था। उसने खिड़की से बाहर झांका, लाल चांदनी अभी भी थी और वो साए अभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की एक्टिंग कर रहे थे। क्लेन खिड़की से दूर एक अंधेरे कोने में कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ पर उसे थोड़ा टाइम मिला सोचने का। उसका ध्यान पनाटिया पर गया, वो औरत जिसने बैकलैंड में वो जहरीला स्मॉग फैलाया था, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे। क्लेन को ओल्ड कोहलर की याद आई, वो बेचारा मेहनती आदमी जो बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा था। मैडम लिज जो अपनी बेटियों के लिए दिन रात काम करती थी। ये सब लोग मारे गए थे उस पनाटिया की वजह से। क्लेन की आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं था। वो सोचने लगा, काश मैंने सेनोर, उसका स्पिरिट बॉडीगार्ड को वो फ्लावर ऑफ ब्लड वाली अंगूठी पहना दी होती तो शायद वो लड़ पाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर सेनोर वो अंगूठी पहनता तो क्लेन के शरीर को नुकसान होता, इसलिए वो ऑप्शन नहीं था। अब उसके पास सिर्फ क्रिपिंग हंगर है। फिर क्लेन के दिमाग में एक सवाल आया, पनाटिया तो प्लेग फैलाने में मास्टर है, तो उसने मुझे छुपकर इन्फेक्ट क्यों नहीं किया? उसने मेरे सामने आकर अपनी म्यूटेशन क्यों दिखाई? उसने अपनी लोकेशन रिवील क्यों की? इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, शायद वो एंजल से डरती हैं जिसने क्लेन को यहाँ भेजा था, इसलिए वो रिस्क नहीं ना चाहती थी कि क्लेन की स्पिरिचुअलिटी उसे डिटेक्ट कर ले। दूसरा, शायद वो इस शहर में किसी और चीज से डरती है, इसलिए वो अपनी प्लेग पावर को खुलकर यूज नहीं कर रही। अगर ये दूसरा रीजन सच है तो इसका मतलब है कि यहाँ पनाटिया से भी बड़ा कोई खतरा है। अभी क्लेन ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन यानी खतरे की घंटी पागलों की तरह बजने लगी। उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसी वक्त उसने देखा कि कमरे में फैला हुआ गहरा अंधेरा, जो साए वहां थे, वो अचानक सिमटने लगे और एक जिंदा चीज की तरह सीधे क्लेन के चेहरे की तरफ झपटे। वो साए उसकी नाक, उसके कान और उसके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये पनाटिया का हमला था या वो नया खतरा जिसका क्लेन को शक था? तो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 136 के एक्सप्लेनेशन में। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ी थी। और भाई, शुरुआत ही एकदम धमाकेदार एक्शन के साथ होती है। सीन यह है कि क्लाइन अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक वो जो शैडो यानी परछाई थी वो सॉलिड होने लगी, बिल्कुल रियल फील देने लगी।
वो परछाई इतनी ठंडी और गीली थी कि क्लाइन को लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। सिचुएशन ऐसी थी कि क्लाइन उस शैडो के अंदर ऐसे फंस गया था जैसे एम्बर के अंदर कोई मच्छर फंस जाता है। हिलना डुलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल था। उसकी बॉडी को बुरी तरह से कुचला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अगले 1 सेकंड में उसका कीमा बन जाएगा। लेकिन रुको, हमारा क्लाइन कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं। जैसे ही उसकी बॉडी कागज की तरह पिचकने लगी और मलबे में बदलने लगी, हमें पता चला कि ये तो उसका क्लासिक मूव था, पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट। जी हाँ, क्लाइन ने खतरे को पहले ही सेंस कर लिया था और टाइम रे अपनी जगह एक कागज के पुतले को रिप्लेस कर दिया। असली क्लाइन डाइनिंग टेबल के दूसरे कोने पर अपने ब्लैक रोब में प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और एक तेज बैंग की आवाज निकाली, मतलब उसने अपनी एयर बुलेट फायर करने की तैयारी की। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया। अचानक क्लाइन का दिमाग सुन्न हो गया। सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसे फौरन समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसे जबरदस्ती एक सपने में खींचा जा रहा था। ये दुश्मन की एक और चाल थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्लाइन ने नोटिस किया कि वो सपने में भी पूरी तरह होश में था। उसकी ये जो एबनॉर्मल एबिलिटी है ना, सपने में भी जागते रहने की, वो अब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है। उसे अब ग्रे फॉग की भी जरूरत नहीं थी खुद को होश में रखने के लिए। तो भाई क्लाइंट ने थोड़ा स्ट्रगल किया और झटके से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही वो जागा कि उस बिल्डिंग की सारी परछाइयां एक सुनामी की तरह उसकी तरफ बढ़ रही हैं। सोचो जरा, हर कोने से अंधेरा आपको खाने के लिए आ रहा हो। बैंग! क्लाइन ने फिर से अपना मुंह खोला और इस बार एक बहुत ही पावरफुल एयर बुलेट फायर की। ये बुलेट सीधे जाकर उस शैडो से टकराई और वहां एक बड़ा सा सफेद धमाका हुआ। उस सफेदी ने थोड़ी देर के लिए अंधेरे को पीछे धकेल दिया और सब कुछ वापस नॉर्मल दिखने लगा। क्लाइन ने इस मौके का फायदा उठाया और फौरन साइड में रोल होकर अपनी पोजीशन चेंज की। साथ ही उसने अपने लेफ्ट ग्लोव को एक्टिवेट किया। उसका ग्लोव पीला पड़ गया और उस पर डार्क ग्रीन कलर की झलक दिखने लगी। तभी एक जोरदार क्लैप की आवाज आई। जिस जगह पर क्लाइन अभी खड़ा था वहां पर मांस और खून का एक लोथड़ा आप गिरा और उसने कारपेट को खराब कर दिया। मतलब अगर क्लाइन वहां से हटा नहीं होता तो उसका क्या हाल होता, आप सोच ही सकते हो। लड़ाई के बीच में क्लाइन को फील हुआ कि वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी सोचने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत अपने पैरों से बर्फीली हवा छोड़ी। सफेद रंग की फ्रॉस्ट यानी कोहरा और बर्फ तेजी से आगे बढ़ी और उसने उस शैडो को जमा दिया। उस जमी हुई बर्फ के नीचे वो काली परछाई ऐसे तड़प रही थी जैसे कोई जिंदा तेल हो। यह था ज़ोंबीज आइस स्टन। क्लाइन ने फिर से कलाबाजी खाई और अपनी जगह बदली। इस बार उसका ग्लोव काले दानों में बदल गया जो बहुत ही गहरे और डार्क लग रहे थे। वो सीधा खड़ा हुआ और उस जमी हुई शैडो की तरफ देखकर उसने डेविल लैंग्वेज में एक शब्द बोला, एक ऐसा शब्द जो गंदगी और करप्शन से भरा था, स्लो यानी धीमे हो जाओ। और भाई इसका असर तुरंत हुआ। क्लाइन ने देखा कि वो शैडो जो तड़प रही थी उसकी स्पीड एकदम स्लो हो गई। लेकिन यहाँ एक लोचा हो गया। क्लाइन की अपनी थॉट्स यानी उसकी सोचने की शक्ति भी स्लो हो गई। असल में उसकी लैंग्वेज ऑफ फाउनेस थोड़ी डिस्टोर्ट हो गई थी। उसने टारगेट तो शैडो को किया था, लेकिन उस लिविंग रूम के माहौल ने उस मैजिक को पूरे कमरे में फैला दिया, जिससे खुद क्लाइन भी लपेटे में आ गया। ये मोमेंट काफी रिस्की था, क्योंकि अगर आप लड़ाई में स्लो हो गए तो गेम ओवर समझो। लेकिन क्लाइन ने कुछ ही सेकंड्स में खुद को झटक कर उस स्लो स्टेट से बाहर निकाला। बिना ज्यादा सोचे उसने डाइनिंग टेबल से एक प्लेट उठाई जिसमें आधा स्टेक पड़ा था और दे मारा शैडो के ऊपर। इस प्रोसेस में उसका लेफ्ट ग्लोव बिल्कुल काला था, लेकिन उसमें एक रॉयल वाइब थी। ये थी उसकी एबिलिटी ब्राइब यानी रिश्वत। उसने उस स्टेक के टुकड़े को यूज करके दुश्मन को रिश्वत दी थी। इसका असर ये होता है कि दुश्मन का अटैक, डिफेंस और कंट्रोल सब कुछ कमजोर हो जाता है। और भाई ये काम कर गया। वो शैडो जो अभी तक फैल रही थी अचानक सिकुड़कर दीवार के कोने में चली गई। प्लेट जमीन पर गिरी और टूट गई। फिर वो शैडो ऊपर उठी और उसने एक इंसान का रूप ले लिया। एक काला सा फिगर जिसने हुडेड रोब पहन रखा था। उसके हाथ में एक धुंधली सी ट्रांसपेरेंट किताब थी और उसने एक अजीब सा मंत्र बोला, आई केम आई सो आई रिकॉर्ड। जैसे ही ये मंत्र पूरा हुआ उस किताब के पन्ने फड़फड़ाए और उसमें से एक जलता हुआ सफेद भाला यानी स्पीयर निकला। ये देखते ही क्लाइन के दिमाग की घंटी बज गई। उसने सोचा, मिस्टर ये क्या ये पूरी तरह पागल हो गया है, इस एनवायरनमेंट में फायर यूज कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, बाहर जो मॉन्स्टर्स हैं वो रोशनी और आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। अगर यहाँ आग लगी तो बाहर खड़ी मौत अंदर आ जाएगी। क्लाइन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से अपने दुश्मन की तरफ भागा और अपना लेफ्ट हाथ पीछे कर लिया। उसका क्रीपिंग हंगर ग्लो करप्शन के डार्क कलर्स से भर गया और फिर उसने एक बहुत ही भयानक ग्रेट स्वॉर्ड बनाई जो लावा और नीली आग से बनी लग रही थी। धड़ाम! क्लाइन ने अपने पूरी ताकत लगाकर उस स्वॉर्ड ऑफ लावा को घुमाया और दुश्मन के फायर स्पीयर पर दे मारा। एक जबरदस्त धमाका हुआ। सफेद, नीली और लाल चिंगारियां हर तरफ फैल गईं, जिससे कुर्सियों और पर्दों में आग लग गई। अब सिचुएशन क्रिटिकल थी। बाहर सड़क पर जो फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं वो एकदम बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। ये वो वाला सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। क्लाइन ने उस फायर स्पीयर को तोड़ने के बाद तुरंत घुटने के अपने राइट हैंड से चुटकी बजाई। कमरे की सारी आग एक ही बार में बुझ गई। अब कमरे में अंधेरा था। क्लाइन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला।
उसे ऐसा लग रहा था कि बाहर से हजारों आंखें पर्दों के पीछे से अंदर झांकने की कोशिश कर रही हैं। वो हुडेड आदमी जो शैडो से बना था, वो भी शांत खड़ा था। भले ही वो पहले पागलों वाली हरकतें कर रहा था, लेकिन लगता है उसे भी बाहर के उस डरावने खतरे का एहसास हो गया था। कमरे में हल्की सी लाल चांदनी आ रही थी। क्लाइन घुटनों पर बैठा था और वो आदमी दीवार से सटा खड़ा था। दोनों पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए थे। यार, ये सीन इमेजिन करो, कितना टेंस माहौल होगा। सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही थी। क्लाइन ने मन ही मन 10 सेकंड गिने, लेकिन उसे लगा जैसे 1 घंटा बीत गया हो। फाइनली बाहर से जानवरों के गुर्राने की आवाज फिर से आने लगी और वो परछाइयां वापस सड़कों पर लौटने लगीं। मतलब खतरा टल गया था और बस इसी मौके का इंतजार क्लाइन को था। उसने तुरंत अपने दुश्मन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो हुडेड आदमी जो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो एकदम से सुस्त पड़ गया। क्लाइन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी जगह बदली ताकि वो अपने दुश्मन को पूरी तरह से मैरियोनेट यानी कठपुतली बना सके। वो बस जीतने ही वाला था कि तभी तभी एक बहुत ही अनलकी चीज हुई। क्लाइन की नाक में अचानक खुजली हुई। उसका मुंह खुला और आछू। क्लाइन ने जोर से छींक मार दी। सीरियसली, इतनी इंटेंस फाइट के बीच सर्दी जुकाम। जैसे ही उसने छींका, उसका स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर से कंट्रोल छूट गया। उसका गला दुखने लगा और नाक बहने लगी। उसे जुकाम हो गया था। असल में जब उसे लगा उसका दुश्मन मिस्टर ए है, तो उसे याद आया कि मिस्टर ए के साथ लड़ते वक्त डेमनेस की बीमारियों से बचकर रहना पड़ता है। लेकिन वो भूल गया था कि असली डेमनेस पेनाटिया के प्लेग की वजह से उसकी बॉडी पहले ही कमजोर हो चुकी थी। इस बीमारी ने उसे ऐन मौके पर धोखा दे दिया। अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो दोबारा कंट्रोल हासिल करे। आछू। क्लाइन ने एक और छींक मारी और जमीन पर रोल होकर दूर हट गया। उसने जल्दी से क्रीपिंग हंगर को बैरन ऑफ करप्शन स्टेट में बदला, अपनी बीमारी को कम करने की कोशिश की। शुक्र है कि उसने पहले जो ब्राइब यानी रिश्वत दी थी, उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई थी। वो अभी भी लड़ सकता था। रोल होते हुए उसने देखा कि उसका दुश्मन अब शैडो फॉर्म से बाहर आ रहा है और पीछे गिर गया और एक चेहरा सामने आया जो किसी खूबसूरत लड़की जैसा लग रहा था। जी हाँ, वो मिस्टर ए ही था, ऑरोरा ऑर्डर का ओरेकल। इतने खतरनाक माहौल में भी ये बंदा जिंदा बच गया था। ये बड़ी बात है। लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो क्लाइन को ऐसे देख रहा था जैसे क्लाइन को इंसान नहीं, बल्कि एक टेस्टी डिश हो। उसकी आंखों में नंगी भूख दिख रही थी। क्लाइन समझ गया कि मिस्टर अब रेशनल नहीं रहा, वो पागलपन की हद पार कर चुका है और उसे बस खाना चाहिए। क्लाइन को मिस्टर ए से इतना डर नहीं लग रहा था जितना इस बात से कि अगर लड़ाई लंबी चली तो बाहर वाले मॉन्स्टर्स फिर आ जाएंगे। क्लाइन का दिमाग तेजी से चला। मिस्टर ए को भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख। अगर मैं उसकी भूख मिटा दूं तो शायद वो हमला करना बंद कर दे। क्लाइन के दिमाग में सबसे पहले आया कि अपना ही मांस काट कर फेंक दूं, लेकिन तभी उसे याद आया, अरे मेरे पास तो खाना है। फ्रैंकली के वो अजीबोगरीब मशरूम्स। आपको याद होगा फ्रैंकली, वो साइंटिस्ट जो अजीब एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये मशरूम्स उसने बीफ और रोज बिशप के मांस को क्रॉस करके बनाए थे। मतलब ये वेज और नॉन वेज का ऐसा मिक्स था जो पानी मिलते ग्रो करता रहता है। क्लाइन ने इन मशरूम्स को अपनी पॉकेट में हर्बल पाउडर्स के साथ रखा था। आछू। एक और छींक और एक और रोल। क्लाइन ने वो सूखे मशरूम निकाले और मिस्टर ए की तरफ फेंक दिए। शायद बीफ की खुशबू थी या फिर रोज बिशप के मांस का कनेक्शन। मिस्टर ए ने तुरंत अपनी किताब बंद कर दी। उसने हवा में ही वो मशरूम कैच किया और सीधे मुंह में ठूस लिए, चबाया और निगल गया। जैसे ही उसने खाया, उसकी आंखों का वो पागलपन थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो अभी भी क्लाइन को घूर रहा था। क्लाइन ने बिना रिस्क लिए बाकी बचे हुए सारे मशरूम भी उसकी तरफ फेंक दिए। मिस्टर ए ने वो भी कैच किया और फटाफट खा गया। अब जाकर उसकी हालत थोड़ी सुधरी। उसने खिड़की के बाहर देखा जहां वो धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, और फिर वो चुपचाप एक अंधेरे कोने में जाकर शैडो में मिल गया। फ्यू। क्लाइन ने राहत की सांस ली और वो भी दूसरे कोने में जाकर छिप गया। उसने सोचा, मिस्टर ए सच में जिद्दी है, अभी तक नहीं भरा, लेकिन रोज बिशप होने का फायदा है, खुद को खाकर भी जिंदा रह सकता है। अब जब माहौल थोड़ा शांत था, क्लाइन ने सोचा कि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। उसने पूछा, क्या तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता? में सन्नाटा। मिस्टर ए ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लाइन ने सोचा शायद पागलपन की वजह से बात नहीं कर पा रहा। फिर उसने एक नाम लिया, लियो मास्टर। ये नाम सुनते ही मिस्टर ए का रिएक्शन आया। उसकी फटी हुई आवाज आई, क्या उसे भी यहाँ भेजा गया है? क्लाइन समझ गया कि ये सिर्फ ऑरोरा ऑर्डर की बातों पर ही रिस्पॉन्ड करेगा। क्लाइन ने झूठ नहीं बोला, कहा, नहीं, वो देवताओं की लड़ाई के खंडहर में फंसा है। फिर क्लाइन ने पूछा, तुम कैथेड्रल के अंदर क्यों नहीं जाते? मिस्टर ए ने डरे हुए स्वर में कहा, वो बहुत खतरनाक है। बाहर भी खतरा है, सारे खतरे वहीं से आते हैं। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कमरे में आ रही वो थोड़ी सी लाल चांदनी एकदम से मद्धम हो गई। रोशनी कम होते ही क्लाइन को एहसास हुआ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यार, पिछला चैप्टर जहाँ खत्म हुआ था वहाँ क्लेन की हालत बहुत टाइट थी। एक तरफ वो पागल मिस्टर एथ और दूसरी तरफ वो खौफनाक डेमनेस ऑफ डेस्पेयर पनाटिया। तो चलिए देखते हैं कि क्लेन इस सिचुएशन से कैसे निकलता है। कहानी की शुरुआत होती है माहौल के बदलने से। आसमान में जो लाल रंग का चांद यानी क्रिम्सन मून चमक रहा था, वो अब धुंधला होने लगा था। क्लेन के दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया कि यार,
अब फिर से कोहरा छाने वाला है। और जैसे ही ये कोहरा आया, बाहर जो अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स घूम रहे थे वो सब ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में उड़ गए हों। जो जानवरों जैसी गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं, वो भी एकदम से शांत हो गईं। मतलब साफ था, एनवायरनमेंट वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ गया था। लेकिन क्लेन के लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। इसका मतलब ये था कि पनाटिया जो डेमनेस डेस्पेयर है, अब वो आज़ादी से घूम सकती है। और मिस्टर ए, जो पहले डर के मारे छुपा हुआ था, अब वो भी अपने बिल से बाहर आ जाएगा। क्लेन ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। उसने सोचा, मुझे मिस्टर ए और पनाटिया के बीच में थोड़ी दूरी बनानी होगी, ताकि अगर पनाटिया अपनी बीमारी फैलाए तो मैं उससे बच सकूं। साथ ही क्लेन के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या उसे उस पुराने अजीब से कैथेड्रल के अंदर जाना चाहिए? वो कैथेड्रल जो बाहर से ही इतना डरावना लग रहा था। क्लेन का प्लान सिंपल था। वो चाहता था कि मिस्टर ए और पनाटिया आपस में भिड़ जाएं। आखिर पनाटिया के लिए तो शेपर्ड हो या मैरियोनेटिस्ट, दोनों ही खाने का सामान है। उसे तो बस अपनी भूख मिटानी है, तो वो उसी पर हमला करेगी जो आसानी से पकड़ा जाए। क्लेन ने सोचा कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, तब वो मौका देखकर पनाटिया को टपका देगा। प्लान तो सॉलिड था, लेकिन क्या ये काम करेगा? क्लेन ने तुरंत एक चुटकी बजाई और कुछ दूर खड़े एक पेड़ के पत्तों में आग लगा दी। वो अपनी फ्लेम जंपिंग एबिलिटी यूज करके वहां पहुंच गया। लेकिन भाई, यहाँ पे एक बहुत फनी सीन हो गया। क्लेन ने देखा कि मिस्टर ए जो इतना बड़ा पावरफुल शेपर्ड बनता है, वो लड़ने के बजाय परछाई बन के वहां से भाग गया। मतलब हद है यार। क्लेन भी सोच रहा था कि भाई तू तो पागल था ना, तुझे तो शिकार करना पसंद था, तो तू भाग क्यों रहा है? क्लेन की आंखों के सामने मिस्टर ए रफू चक्कर हो गया। अब क्लेन अकेला पड़ गया था और सामने थी वो खौफनाक डेमनेस। क्लेन ने वहां से भागना शुरू किया। वो आग की लपटों में गायब होता और फिर कुछ दूर जाकर आग से बाहर निकलता। लेकिन तभी उसे अपने माथे पर जलन महसूस हुई। उसके फेफड़े भारी होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जी हाँ, पनाटियां अपनी प्लेग यानी बीमारी फिर से फैला दी थी। क्लेन ने देखा कि वो खूबसूरत लेडी जिसने सफेद कपड़े पहने थे, वो हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन डरावनी बात यह कि उसके पैरों के नीचे अनगिनत धागे थे, मकड़ी के जाले जैसे धागे जो आसपास की इमारतों और पेड़ों से जुड़े हुए थे। पनाटिया ने आधी सड़क को अपने जालों से कवर कर लिया था। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, बल्कि पागलपन और चिढ़ाना दिख रहा था। वो क्लेन को एक झटके में नहीं मारना चाहती थी। वो चाहती थी कि क्लेन धीरे धीरे अपनी हिम्मत खो दे और पूरी तरह से डेस्पेयर यानी निराशा में डूब जाए। यार, ये डेमनेस पाथ के लोग सच में बहुत सैडिस्टिक होते हैं। क्लेन को बहुत जोर से खांसी आ रही थी, लेकिन उसने कंट्रोल किया। उसने फिर से चुटकी बजाई और कैथेड्रल के पास वाले पेड़ में आग लगा दी। वो आग के जरिए टेलीपोर्ट होकर सीधा कैथेड्रल के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने जमीन पर छलांग लगाई और लुढ़कते हुए कैथेड्रल की दीवार के पास आ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसके पैर, उसकी कमर, सब पर बर्फ की परत जमने लगी थी। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा था। क्लेन ने अपने दांत भींचे, अपने अंदर के डर को दबाया और फिर उसने वो किया जो उसने पहले से प्लान कर रखा था। उसने अपने हाथ सीधे दीवार पर रख दिए। उसके बाएं हाथ में जो क्रीपिंग हंगर ग्लव था वो ट्रांसपेरेंट हो गया और क्लेन उस मोटी काली दीवार के आर पार चला गया, सीधा कैथेड्रल के अंदर। पीछे जहां वो खड़ा था, एक काला आग का गोला आकर गिरा, लेकिन क्लेन बाल बाल बच गया था। उस धमाके से वहां की बर्फ और घास जल गई और तभी कैथेड्रल के ऊपर बैठे कौवों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वाह वाह वाह! उनकी आवाज सुनकर पनाटिया वहीं रुक गई। वो कैथेड्रल को देख रही थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। सोचो दोस्तों, एक डेमीगॉड लेवल की डेमनेस जो किसी से नहीं डरती, वो इस कैथेड्रल के अंदर जाने से डर रही थी। अब सवाल यह है कि अंदर ऐसा क्या है। चलिए अंदर चलते हैं। कैथेड्रल के अंदर बाहर से भी ज्यादा अंधेरा था। क्लेन को पहले कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे जब उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं और उसके शरीर की बर्फ पिघली, तब उसने जो नजारा देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, हवा में कुछ आकृतियां लटकी हुई थीं और गौर से देखने पर पता चला कि वो सब इंसान थे। जी हाँ, इंसान हवा में लटके हुए थे। कुछ ने काले रॉब्स पहने थे, कुछ ने जैकेट, कुछ ने बहुत फैंसी स्कर्ट्स पहनी थी, तो कुछ भिखारियों जैसे लग रहे थे। हर तरह के लोग वहां थे, अमीर, गरीब, सुंदर, बदसूरत, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी। वो सब ऐसे लटके हुए थे जैसे मांस को सुखाने के लिए टांगा जाता है। उनके सिर झुके हुए थे, शरीर हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे और उनकी आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थी। क्लेन का तो सर चकरा गया है देखकर। पनाटिया और मिस्टर ए सही कह रहे थे, ये जगह सच में बहुत खतरनाक है। क्लेन दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो तुरंत दीवार के आर पार होकर भाग जाएगा। तभी कैथेड्रल में एक ठंडी हवा चली और वो सारी लटकी हुई लाशें एक साथ क्लेन की तरफ मुड़ गईं। उनके गले ऐसे लटके हुए थे जैसे रस्सी से बंधे हों। क्लेन की सांस अटक गई और फिर वो लाशें हवा में झूलते हुए बोलने लगीं। एक अजीब सी बड़बड़ती हुई आवाज में वो सब एक साथ बोल रहे थे, होर्नाकिस फ्लेग्रिया, होर्नाकिस फ्लेग्रिया, होर्नाकिस फ्लेग्रिया। ये नाम सुनते ही क्लेन के कान खड़े हो गए। ये तो वही आवाजें थी जो उसे तब सुनाई देती थीं जब वो अपनी पावर बढ़ा रहा होता था, यानी एडवांसमेंट के टाइम पर। तो क्या उन डरावनी आवाजों का सोर्स ये जगह है?
क्या ये कोहरे वाला शहर होर्नाकिस पहाड़ की चोटी पर है? क्या वो गायब हुआ नेशन ऑफ देवरनाइट यही है? क्लेन के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। उसे लगा कि कहीं वो सच में पहाड़ पर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन ये सब एक कैथेड्रल के अंदर क्यों है? और अजीब बात यह थी कि इन आवाज़ों से क्लेन का सिर दर्द नहीं हो रहा था और ना ही वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने सोचा, अब जब मैं अंदर आ ही गया हूं तो भागने से कोई फायदा नहीं, मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा। उसने एक सिक्का उछाला और डिविनेशन किया कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए था। रिजल्ट पॉजिटिव था। फिर उसने अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया और उन लटकी हुई लाशों को देखा। हैरानी की बात यह थी कि वो पूरी तरह मरी नहीं थीं। उनके अंदर अभी भी ऑरा यानी जीवन की झलक बाकी थी, लेकिन वो बहुत ही सख्त और स्टिफ लग रही थीं। इसके बाद क्लेन ने अपनी मैरियोनेटिस्ट वाली पावर यूज की। वो देखना चाहता था कि इनके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कैसे हैं। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन लटके हुए लोगों के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, सीधे कैथेड्रल की छत की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर बैठा है और इन धागों से उन्हें कठपुतलियों की तरह खींचकर लटकाए हुए है। और तभी क्लेन ने अपनी आंख के कोने से कुछ नोटिस किया। उसके खुद के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स भी अपने आप ऊपर की तरफ खींचे जा रहे थे। भाई साहब, ये सीन बहुत डरावना है। ये पहली बार था जब क्लेन ने देखा कि स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स अपने आप मूव कर रहे हैं। जैसे लोहा चुंबक की तरफ खिंचता है, वैसे ही उसके धागे ऊपर जा रहे थे। अगर क्लेन ने कुछ नहीं किया होता तो वो भी इन लाशों की तरह ऊपर हवा में लटक जाता और होर्नाकिस फ्लेग्रिया जपने लगता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि क्लेन खुद एक मैरियोनेटिस्ट है। उसने तुरंत अपनी पावर यूज की और अपने धागों को वापस खींचा। काफी मशक्कत के बाद करीब 30 सेकंड लगे उसे अपने धागों को कंट्रोल करने में, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। धागे अभी भी ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो क्लेन को हर पल अलर्ट रहना पड़ रहा था। अब क्लेन समझ गया था कि इस कैथेड्रल में असली खतरा क्या है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, दीवार से हटकर। ऊपर लटकी हुई लाशें अभी भी झूल रही थीं, जैसे वो उसे देख रही हों। करीब 30 मीटर चलने के बाद क्लेन को एक और चीज दिखी। कैथेड्रल के बीच एक काला पत्थर का ऑल्टर था, यानी वेदी, और उस वेदी पर एक मूर्ति रखी हुई थी। क्लेन ने थोड़ा पास जाकर देखा। वो मूर्ति एक औरत की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी कमर और पसलियों से दो जानवरों के पैर निकल रहे थे। उन पैरों पर काले घने बाल थे और मूर्ति के चारों तरफ काली पट्टियां थीं जो टेंटिकल्स यानी सूंड जैसी लग रही थीं। मूर्ति के पैरों में बहुत सारे सोए हुए आत्माओं के चेहरे बने हुए थे। क्लेन ने जब उस मूर्ति का चेहरा देखा, और वो चेहरा बहुत ही खूबसूरत, और क्लेन उसे पहचानता था। ये वही चेहरा था जो उसने सेंट सैमुअल कैथेड्रल के नीचे देखा था। जी हाँ, ये इरेजर एंजेल की मूर्ति थी, वही एंजेल जो चर्च के लिए काम करती है। क्लेन का दिमाग चकरा गया। आखिर एक चर्च की एंजेल का कनेक्शन जगह से कैसे हो सकता है? क्या वो मदर ऑफ द स्काई है? और अगर ऐसा है तो वो एवरनाइट गॉडेस के चर्च के लिए काम क्यों करती है? ये सब बहुत कंफ्यूजिंग था। ये मूर्ति उस डेमोनिक वुल्फ जैसी भी लग रही थी जिसके बारे में लिटिल सन ने बताया था। क्लेन अभी इन सब थ्योरीज को जोड़ ही रहा कि उसकी नज़र एक और चीज पर पड़ी। मूर्ति के पीछे थोड़ी टेढ़ी दिशा में एक परछाई बैठी हुई थी। ये कोई लटकी हुई लाश नहीं थी, ये कोई जिंदा इंसान लग रहा था जो वहां आराम से बैठा था। कौन हो सकता वो? क्या वो इस जगह का मास्टर है, या फिर क्लेन की तरह कोई और बेचारा जो यहाँ फंस गया है? दोस्तों, सस्पेंस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे है। पिछले चैप्टर के डरावने और कंफ्यूजिंग माहौल के बाद आज की कहानी शुरू होती है उसी खौफनाक कैथेड्रल के अंदर, जहां क्लाइन यानी हमारा गेरमैन स्पैरो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है। उस कैथेड्रल में ऊपर हवा में तो कई सारी लाशें लटक रही थीं जो देखने में ही डरावनी थीं, लेकिन क्लाइन की नज़र एक ऐसे फिगर पर पड़ती है जो लटक नहीं रहा था, बल्कि एक स्टैचू के पीछे कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने काले रंग का लबादा यानी रोब पहना हुआ था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी नींद या समाधि में हो। उसकी एक लंबी, घनी और सफेद दाढ़ी थी जिसे देखकर लग रहा था कि सालों से काटा नहीं गया है। मतलब इतना पुराना लुक की पहचानना मुश्किल था कि वो असली में दिखता कैसा था। अब क्लाइन के लिए, जो खुद एक सियर पाथवे का बियोंडर है, ये बूढ़ा आदमी उन लटकती हुई लाशों से भी ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जब क्लाइन ने अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का यूज करके चेक किया तो उसे कुछ ऐसा दिखा जो नॉर्मल नहीं था। आमतौर पर स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स इंसान के शरीर से निकलकर बाहर की तरफ यानी इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, और जो लाशें ऊपर लटक रही थीं उनके थ्रेड्स छत की तरफ जा रहे थे, जिससे पता चलता था कि वहां कोई गड़बड़ है। लेकिन इस बूढ़े आदमी का केस एकदम अलग था। उसके थ्रेड्स उसकी बॉडी से निकल तो रहे थे, लेकिन वो कहीं दूर जाने के बजाय वापस घूमकर उसी की बॉडी के अंदर जा रहे थे। मतलब सोर्स भी वही और डेस्टिनेशन भी वही। ये एक क्लोज लूप जैसा था जो क्लाइन ने पहले कभी नहीं देखा था। क्लाइन अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाने लगा कि क्या ही वो वजह है जिससे ये बुढ़ा हवा में नहीं लटका। क्या इसी ट्रिक की वजह से वो इस कैथेड्रल खतरे से बचा हुआ है? क्लाइन अभी ये सब सोच ही रहा था और अपने खुद के थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो हवा में न उड़े, कि तभी एक बहुत ही डरावना मोमेंट आता है। अचानक उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें एकदम पिच ब्लैक थीं, गहरी काली, जैसे कोई ठहरा हुआ पानी हो जिसमें कोई रोशनी न हो। भाई साहब, वो जिंदा था। इमेजिन करो उस सन्नाटे में जहां सिर्फ मुर्दे लटक रहे हों,
वहां कोने में बैठा एक अजीब सा बुढ़ा अचानक आपको घूरने लगे। क्लाइन की हालत खराब होनी तय थी। वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। उसने अपना बायां हाथ डिफेंस के लिए आगे कर लिया ताकि अगर हमला हो तो वो रिएक्ट कर सके। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी और क्लाइन की धड़कनें तेज थीं। तभी उस बूढ़े की दाढ़ी हिली, उसका मुंह थोड़ा सा खुला और एक दबी हुई भारी आवाज बाहर आई, आखिरकार एक और सीयर यहाँ आ ही गया। ये सुनते ही क्लाइन का दिमाग दौड़ने लगा। एक और? क्या इसका मतलब है कि सीयर पाथवे के और भी बियॉन्डर्स यहाँ आ चुके हैं? क्लाइन ने सोचा, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि वो इरेजर एंजेल लोगों को गायब करके इस फॉगी टाउन में भेजता रहता है। या फिर कुछ लोग उस बैट ऑफ गॉड वाले खंडहर से यहाँ पहुंच गए होंगे। हो सकता है कुछ सीयर बियॉन्डर्स यहाँ मरमेड्स यानी जलपरियों की तलाश में आए हों ताकि वो अपना पोषण डाइजेस्ट कर सके या एडवांस कर सकें। जब क्लाइन ने देखा कि वो बुढ़ा उस पर हमला नहीं कर रहा बल्कि बात करने के मूड में है, तो उसने खुद को थोड़ा शांत किया और पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो काली आंखों वाला बूढ़ा तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी आवाज थोड़ी गूंजने वाली और दबी हुई थी। वो सीधा पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे। अब यार, कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो खुश हो जाता, लेकिन क्लाइन इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, अगर आपको रास्ता पता है तो आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? लॉजिकल बात है, अगर बाहर निकलने का रास्ता पता है तो इस डरावने कैथेड्रल में पिकनिक क्यों मना रहे हो? इस पर वो बूढ़ा अपना सिर झुका लेता और गले से एक अजीब सी हैंसने की आवाज निकालता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनते ही क्लाइन के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। वो स्पीचलेस हो गया क्योंकि उसे अपनी स्पिरिट विजन से साफ पता चल रहा था कि ये बूढ़ा कोई आत्मा या भूत नहीं है, तो फिर ये मरा हुआ कैसे हो सकता है? जब क्लाइन कुछ नहीं बोला तो बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया और क्लाइन, जो अभी गेरमैन स्पैरो के रूप में था, उसको ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने एक्सप्लेन किया, मैंने कुछ स्पेशल बियॉन्डर पावर्स का यूज करके इस दुनिया की हिस्ट्री और फेट यानी किस्मत में एक खाली जगह ढूंढी। वहां से मैंने अपने प्रोजेक्शन यानी परछाई का एक हिस्सा काट कर या छोड़ दिया जो आज तक यहाँ टिका हुआ है। जहां तक मेरे असली शरीर और आत्मा की बात है, वो तो कब के मर चुके और खत्म हो चुके हैं। भाई, ये सुनकर तो मेरा दिमाग भी हिल गया। मतलब ये बंदा यहाँ फिजिकली नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री का एक टुकड़ा है जो जिंदा होने का नाटक कर रहा है। क्लाइन के लिए ये वेरीफाई करना मुश्किल था, तो उसने पूछा, तो फिर आप यहाँ आने वाले सीयर्स को रास्ता क्यों बताते हो? बूढ़े ने कहा, जब तुम वो दरवाजा खोलोगे तो यहाँ की हिस्ट्री और फेट में बदलाव आएगा और मेरा ये प्रोजेक्शन भी गायब हो जाएगा। उस वक्त तुम्हें वहां सिर्फ एक राख का कलश मिलेगा। मेरी बस एक ही इच्छा है कि उस राख को इंटिस की राजधानी ट्रायर के पास स्रेंजो रिवर में बहा दिया जाए। वो मेरा होम टाउन है जहां मैं पैदा हुआ था। काफी इमोशनल रिक्वेस्ट थी, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि ये बुढ़ा यहाँ कम से कम 100 साल से फंसा हुआ है। क्लाइन ने उसकी बात मान ली क्योंकि इस पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने पूछा, तो भाई निकलना कैसे है? बूढ़े ने बिना हिले डुले बताया, स्टैचू के पीछे वाली दीवार देख रहे हो? वहां एक खाली जगह है, एक सांचा बना हुआ है। क्लाइन को पनाटिया वाली घटना याद आ गई जब उसे एक धोखे से ट्रैप में फंसाया गया था, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लेकर दीवार की तरफ देखा। वहां सच में प्राचीन सिंबल्स बने हुए थे, लेकिन बीच में एक जगह खाली थी, जैसे कोई ईंट निकाल ली गई हो। बूढ़े ने बताया, तुम्हें बस सही ऑब्सिडियन रॉक यानी एक काला पत्थर ढूंढकर वहां लगाना है। उसके बाद मैं तुम्हें एक स्पेशल सिंबल बताऊंगा जो उस दरवाजे की चाबी होगा। स्पेशल सिंबल और चाबी की बात सुनते ही क्लाइन के दिमाग में हॉर्नेकिस फ्लेगिया वाली आवाजें गूंजने लगीं और उसे एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक से मिला वो अजीब आंख वाला सिंबल याद आ गया। क्या वही इस दरवाजे की चाबी है? ये मिस्ट्री और गहरी होती जा रही है। फिर क्लाइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, तो मुझसे पहले वाले सीयर्स फेल क्यों हो गए? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, कुछ लोग तुम्हारी तरह बहुत बकबक करते थे और क्रिम्सन मून यानी लाल चांद के साफ होने से पहले भाग नहीं पाए, इसलिए वो ऊपर लटक गए। वो हैंडसम चेहरे वाला लड़का और वो परफेक्ट लेडी, दोनों का यही हाल हुआ। यहाँ बूढ़े ने इनडायरेक्टली क्लाइन की बेइज्जती भी कर दी, लेकिन क्लाइन को एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया कि जैसे ही लाल चांद साफ दिखाई देगा, इस कैथेड्रल का खतरा बढ़ जाएगा और तब मैरियोनेटिस्ट भी अपने थ्रेड्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लाइन ने नोट कर लिया कि उसे चांद पर नजर रखनी है। बूढ़े ने आगे बताया, बाकी लोग इतने लकी नहीं थे, उन्हें ऐसे दुश्मन मिले जो पागल हो चुके थे और उन्हें खा गए। वैसे भी सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स बहुत कम होते हैं और जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं वो तो और भी कम है। उसने ये भी हिंट दिया कि एंटीगोनस फैमिली का खजाना शायद एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब क्लाइन ने मुद्दे की बात पूछी, तो वो ऑब्सिडियन रॉक कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने हंसते हुए जवाब दिया, वो उस डेमनेस ऑफ डेस्पेयर के पास है। डेमनेस ऑफ डेस्पेयर यानी पनाटिया। क्लाइन को पहले से शक था, लेकिन अब कन्फर्म हो गया कि वो एक डेमीगॉड है। क्लाइन ने साफ बोल दिया, भाई वो एक असली डेमीगॉड है, उससे पत्थर लेना मेरे लिए नामुमकिन जैसा है। बूढ़े ने सिर हिलाया, मैं तो एक मरा हुआ आदमी हूँ, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। हम क्या तुम्हारे पास अंदर आते वक्त कोई मैरियोनेट नहीं था? क्लाइन ने कहा, था, लेकिन उसे वो डेमनेस खा गई। बूढ़े ने आ भरी और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं उस मैरियोनेट को इस दुनिया की हिस्ट्री से समन कर सकता हूँ। क्या बोला उसने?
हिस्ट्री से समन। अभी क्लाइन ये प्रोसेस कर ही रहा था कि उसके सामने हवा में लकीरें बनने लगीं और देखते ही देखते उसका खोआ मैरियोनेट एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर अपनी तिकोनी टोपी और लाल कोट में वहां खड़ा हो गया। और सबसे बड़ी बात, क्लाइन के स्पिरिट थ्रेड्स अभी भी उसके कंट्रोल में थे। क्लाइन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़े ने कहा, यह सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारे कनेक्शन को मजबूत कर दूंगा ताकि तुम इस मैरियोनेट के जरिए अपनी बियॉन्डर पावर्स यूज कर सको और उसके साथ अपनी जगह भी बदल सको। यार ये तो नेक्स्ट लेवल पावर है। मतलब क्लाइन अपने मैरियोनेट को अपना डब बना सकता है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन। क्लाइन के दिमाग में आया कि क्या ये बिजारो सॉर्सरर की ताकत है? क्या एक डेमीगॉड्सियर ऐसा कर सकता है? इतिहास से चीजें वापस लाना, ये तो सच में जादू है। बूढ़े ने क्लाइन को घूरा और कहा, मुझे एक पे फिगरीन दो। क्लाइन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए एक कागज का पुतला उसे दिया। बूढ़े ने अपने झुर्रियों वाले हाथ से उसे लिया और बस एक बार उस पर हाथ फेरा। अचानक क्लाइन का सिर दर्द, बुखार और वो गले की सूजन सब गायब हो गई और वो पेपर फिरीन काली पई और टूट बिखर गई। उसने क्लाइन की बीमारी को कागज पर ट्रांसफर कर दिया था। क्लाइन अब पूरी तरह इम्प्रेस्ड और थोड़ा डरा हुआ भी था। उसने अपनी मैनर्स दिखाते हुए पूछा, माफ करना, मैंने पूछा नहीं, मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और हैजे, बुला सकते हो तुम बुलाचुल। हम मुझे बुला सक बूम। कहानी यहीं खत्म होती है इस भयानक ट्विस्ट के साथ। जराचुल, ये नाम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में बहुत बड़ा है। ये सीक्रेट ऑर्डर का लीडर है और इसका कनेक्शन सीधे एंटीगोनस फैमिली के इतिहास से है। तो भाई क्लाइन के सामने जो बैठा है वो कोई मामूली बुढ़ा नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी फिगर है, या कम से कम उसका परछाई है। अब क्लाइन इस मदद का यूज करके पनाटिया से वो पत्थर कैसे लेगा और क्या जराचुल पर भरोसा करना सही है, ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में। स्टोरी अब फुल एक्शन मोड में जाने वाली है, तो बने रहना मेरे साथ। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be.